सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो आज हम लोगों का ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 नहीं, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और हम लोग देखने वाले हैं क्या, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैटर, ठीक है। कल हम लोगों का हुआ था मैटर, लेकिन मैटर पूरा सुलझा नहीं था। तो मैटर को आज पूरा सुलझाएंगे, आज पूरा ख़त्म करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे मैटर के। तो कल क्या हमने पढ़ा था मैटर को लेके, वो हम पहले चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा कल क्योंकि काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया था, पता नहीं था, सरप्राइज़ था काफ़ी लोगों के लिए, इसलिए कल की क्लास को शॉर्ट ही रखा था। और वो इसीलिए पब्लिक भी है, सो दैट अगर किसी का मिस हो गया हो, ठीक है, तो वो वहाँ से कर सकता है, इसीलिए ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि पहले उसको रिवाइज करते हैं जो कल पढ़ा था और आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सेपरेट कैसे करना है, गैसेस की इक्वेशंस अलग अलग क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं केमिस्ट्री में पर्टिकुलर इस टॉपिक से, वो भी हम लोग जो है उनको जो समरी है जो कि आपको ऊपर हमारे एसएससी टेलीग्राम पे अपलोड करी गई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तीनों की अपलोड करी जा चुकी है टेलीग्राम पे। जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज, की मैटर चैप्टर, एटम चैप्टर, इस तरीके से। तो जब भी हम चैप्टर खत्म कर रहे होंगे तो उससे हम रिवाइज भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि पूरी तरीके से जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल सिनारियोज, पॉसिबल क्वेश्चन वो हम लोग कर लेंगे। ऑलराइट। आप जिम जाते हो क्या? नहीं, जिम मेरे पास चल के आता है। मतलब तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन सच में चल के आता है। अब कैसे चल के आता है बताऊंगा तुमको किसी दिन, ठीक है। तो MTS स्कैम, अब MTS स्कैम को लेके वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसको लेके काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि TCS वापस आ जाएगा। तो ऐसा वहाँ कहीं ये नहीं लिखा है कि TCS वापस आने वाला, और TCS वापस आता तो TCS हटता नहीं, पहली बात तो। और TCS को सीधा वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इस तरीके से बिडिंग पूरा प्रोसीजर ना निकाला जाता। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि भाई TCS आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इन सब पे अभी ना जाए, फोकस करें पढ़ाई पे, ठीक है। तो चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर की मेनली 3 स्टेट्स होती हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। मैटर की 3 स्टेट होती हैं। अब अंतर ये होता है कि यहाँ पे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में थोड़ा सा ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इनके बीच का जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ढीला हो गया। इसलिए ये कोई भी शेप अज्यूम कर लेंगे जिस भी इनको कंटेनर में, जहाँ पे भी इनको रखा जाएगा। गैस की अगर बात करेंगे तो गैस में क्या है, और दूर दूर ये पार्टिकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेज एग्जिबिट द बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। यानी कि बिहेवियर यूनिफॉर्म रहता है सभी गैसेस का। तो ये हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में। फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से अगर इसको हम हीट कर दें बहुत ज़्यादा, हीट को ऐसे हम केमिस्ट्री में डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम हीट कर देंगे ना तो ये गैस आयोनाइज हो जाएगी। और जब आयोनाइज हो जाएगी तो इसमें आयंस आ जाएंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। और इसी वजह से इसको हम बहुत जगहों में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन बल्ब्स में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ मेडिसिनल पर्पसेस से यूज़ करते हैं। और जो भी हमारे यूनिवर्स में जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं लाइट के, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे स्टार, उन सब का वो प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। देन अगर बात करेंगे गैस को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर दें टू एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट मीन्स 0 केल्विन, दैट मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस, उस केस में गैस के बोसॉन्स बन जाएंगे। लेकिन ये आपको काम करना है विद अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बार तो वैसे 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस जी ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिनके नाम पे बोसॉन्स का नाम पड़ा। फिर 1925 में अगर बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश किया, मतलब जो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने उन्होंने रिसर्च पेपर आइंस्टाइन को भेजा और उसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने ये प्रेडिक्शंस करी कि हाँ, एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर एक एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे गैस ऑफ लो डेंसिटी को अगर हम कूल डाउन कर दें तो। फिर बाद में ये काम किया किसने था? 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने किया था। और उसके बाद वो किस गैस के एटम्स के साथ किया था? रुबिडियम गैस के एटम्स के साथ किया था। और उसके बाद वॉल्फगैंग केटर्ल ने 1999 में सोडियम गैस, जो है सोडियम है, उसके एटम्स का यूज़ करके बोसॉन्स बनाया था। 2001 में तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर हमने फेज कन्वर्जन देखा था कि किस तरीके से सॉलिड को लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन तुमको क्या लगता है मेल्टिंग वहाँ पे लिख के आएगा? बिल्कुल नहीं, ध्यान रखियो, फ्यूजन लिख के आएगा, फ्यूजन।
व्हाट इज फ्यूजन? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, ये सॉलिडिफिकेशन ही होता है, ठीक है। देन आपका अगर बात करेंगे ये आ जाता है गैस, तो लिक्विड से गैस इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, संघनन जिसको बोलते हैं। सॉलिड से गैस सीधा, सॉलिड से गैस सीधा क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापतन। और गैस से सॉलिड डिपोजिशन, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था इवेपोरेशन किन किन कंडीशन में ज़्यादा होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ा दो, अगर आप विंड स्पीड बढ़ा दो तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे इवेपोरेशन कम हो जाता है। यही था कल के पूरी क्लास का सार। अब हम आगे चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले केमिस्ट्री में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि प्योर सब्सटेंस वर्सेस इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो मैटर अभी हम पढ़ रहे थे वो प्योर है या इम्प्योर है। अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आजकल वो एक नहीं फूड फार्मर करके हैं, है ना, यूट्यूबर, तो वो बहुत सारी चीज़ों में मिलावट को दिखाते रहते हैं कि आप लेबल पढ़ो, लेबल पढ़ेगा इंडिया, कि भाई लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इतनी सारी मिलावटें होती हैं, ठीक। तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि दूध है, अब दूध में अगर मान लो कि पानी डाल दिया और फालतू की चीज़ें इधर उधर की डाल दी तो हम बोलेंगे मिलावट है, ठीक है, बिल्कुल मिलावट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो प्योर नहीं है, है ना। लेकिन अगर दूध बिल्कुल दुहा गया और उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया, कुछ भी मतलब कुछ भी अलग से एडिटिव्स कुछ नहीं मिलाए गए हैं, प्रिजर्वेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, सीधा दूध, तो भी वो हमारी नज़रों में तो प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री की नज़रों में वो इम्प्योर है। केमिस्ट्री की नज़रों में वो इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है वो भी समझते हैं। प्योर क्या होते हैं वो समझते हैं, फिर इम्प्योर भी समझ में आ जाएगा अपने आप। तो प्योर वो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर, जो एक ही तरह के पार्टिकल के बने हुए हो और जिनका कांस्टेंट स्ट्रक्चर हो, और उसी के आगे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, और जिनको कि किसी फिजिकल मेथड के थ्रू अलग ना किया जा सके। इसी में मैंने क्या ऐड ऑन कर दिया? जिनको किसी फिजिकल मेथड के थ्रू क्या ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके, सेपरेट ना किया जा सके, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑक्सीजन, मैंने बोला ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने बोला क्या? ऑक्सीजन, तो ये रहा ऑक्सीजन, क्या रहा? ये ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन ऐसे खाली नहीं डलता कि एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम, देखो कोई भी चीज़ ना वो एटम से बनी हुई है। कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट होती है सेल, एक कोशिका, ठीक, उसी तरीके से हर चीज़ एटम की बनी हुई है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरी टेबल है, ठीक है, तो टेबल के अंदर मैं अगर अंदर घुसता जाऊँगा तो सबसे जो एक बारीक चीज़ मिलेगी मुझे वो एटम है। अभी लेमैन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में समझ लो कि परमाणु होता है, ठीक। अब ऑक्सीजन एक सिंगल एटम के तौर पर नहीं टहलता, उसको एक और ऑक्सीजन चाहिए, उसको एक और ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, और O2 कहलाता है वो, ठीक है। अगर एक और O मिल जाता है तो उसको ओजोन बोल देते हैं, O3 हो जाता है वो। यानी कि ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये क्या हुआ? ओजोन का एक मॉलिक्यूल। जैसे टिन है अपना, टिन, इसको कोई और नहीं चाहिए कि SN2 चाहिए, नहीं, ये अपना अकेला सिंगल एटम है, ठीक है, टिन SN इसका वो था सिंबल। सल्फर को 8 लोग चाहिए तब बना के जाके वो अपना एक मॉलिक्यूल बना पाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ पानी सबको पता होगा, जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, कि भाई पानी का मतलब H2O होता है। H2O तो होता है, लेकिन इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन आए हैं और एक ऑक्सीजन आया है, कि चलो भाई मिल जाते हैं आपस में, ये ऑक्सीजन, और इस तरीके से ही बनता है। वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है पोलर अभी देखेंगे, लेकिन मेन अभी ये चीज़ देखो ध्यान से कि जो वाटर है उसके लिए हमें एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए, हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए, तब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेथेन, अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन जैसे ये वाटर H2O होता है, वैसे मेथेन ही CH4 होता है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जब मिला तब मेथेन का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक, समझ आई चीज़ ये। तो इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुई। अब इस ग्रुप और इस ग्रुप में अंतर क्या है? अंतर सर ये है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 आए, ऑक्सीजन के 3 आए, सल्फर के 8 आए, SN के 1 ही आया। किसी दूसरे के पास तो नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से तो उसका एटम नहीं मांग रहे हैं कि भाई दे दो, बॉन्डिंग करनी है, आओ आपस में मिल जाए, नहीं, अपनी
अपनी कास्ट में ही शादी कर रहे हैं, ये इंटर कास्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या है, इंटर कास्ट कर रहे हैं, लेकिन शादी ये भी है, शादी ये भी है। बस फर्क इतना है कि ये सेम कास्ट में है, ये इंटर कास्ट में है। बात मान रहे हो? ठीक, समझ आ रही बात? ये दोनों प्योर हैं, ये दोनों प्योर हैं। दोनों में अंतर क्या है? ये एलिमेंट कहलाएगा ये वाला ग्रुप, और ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। यानी कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस तो दोनों है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे ये पानी है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम आए, ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम आया। कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट का 1 एटम आया, हाइड्रोजन एलिमेंट के 4 एटम आए, तब मेथेन बना, और ये मेथेन का एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि प्योर सब्सटेंस जो है वो होते हैं, कौन होते हैं? दैट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल। अब तुमको लगेगा सर ये H2O एक तरीके के पार्टिकल का थोड़ी ना बना हुआ है, तो इसको प्योर कैसे बोल सकते हैं? H2O अपने आप में एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है। तो पानी में H2O का ही तो मॉलिक्यूल तुमको देखने को मिलेगा। H2O के अलावा तो कोई मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। सर बिल्कुल मिल सकता है। जैसे मान लो पानी में हम थोड़ा सा नींबू डाल दें, तो नींबू का भी तो कुछ ऐसे, हाँ, तो वो प्योर नहीं होगा, वो प्योर नहीं होगा। 1 काइंड ऑफ पार्टिकल लिखा है, 1 काइंड ऑफ एटम या 1 काइंड ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, 1 काइंड ऑफ यहां पर एटम तो नहीं लिखा है कि एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है। ठीक है, एक ही तरीके के एटम से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल एक ही है। ठीक, अभी जब मैं आपको मिक्सचर बताऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अभी आते हैं मिक्सचर पे। ठीक है, मिक्सचर पे आते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जिनको बोलते हैं, एक्चुअल में इम्प्योर ना बोल के इनको मिक्सचर बोलते हैं हम। इम्प्योर सब्सटेंसेज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। यहाँ पर कॉपर एक एलिमेंट है, जिंक एक एलिमेंट है, मिल के आए क्या बन गया? मिक्सचर। कॉपर एक एलिमेंट है, टिन। आई नो डाउट आएगा कि वहाँ पे भी तो हाइड्रोजन आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, कार्बन आ रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था। बिल्कुल आ रहा था, लेकिन उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो रही थी, उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो रही थी इस तरीके से। ठीक है, बंधक बन रहे थे, बॉन्ड बन रहे थे। यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। जैसे कि ये मैं पानी में क्या मिट्टी डाल दूं, तो तुम मुझे बताओ क्या कोई रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे? क्या कोई रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे? नहीं होगी। आप बताओ ना, यहाँ कोई रिएक्शन हो जाएगी? नहीं होगी। वो सीधे जाके क्या करेगा? सेटल डाउन कर जाएगा। वो क्या करेगा? सेटल डाउन कर जाएगा। यानी कि इससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, इससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। यानी ये पानी अलग है और वो अलग है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई। यानी कि वहाँ पर आ रहा था कार्बन, आ रहा था हाइड्रोजन, अलग अलग यहाँ पर एलिमेंट थे, बिल्कुल थे, लेकिन इसको मिक्सचर क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए। कॉपर और जब जिंक को मिलाओगे ना, तो कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी इनमें, क्योंकि भाई कॉपर और जिंक में कोई बॉन्डिंग हो जाएगी। क्यों नहीं होगी वो आगे तुमको पता चलेगा, क्योंकि दोनों मेटल हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, लड़का लड़की। ठीक, ओके, बॉन्ड बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, लड़का लड़का मिल गए, दोस्त हैं, लेकिन जोड़ा नहीं है भाई, जोड़ा थोड़ी ना ये प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि अभी एक मॉलिक्यूल की तरह भी है, एक जोड़ा, एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली बन गई। ये थोड़ी ना एक फैमिली है, ये अभी भी अलग अलग ही हैं। ये मिल गए, दोस्ती है, लेकिन अभी आप कोई बॉन्डिंग नहीं है इनमें। समझ रहे हो? तो अगर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, दो एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अगर बॉन्डिंग बना के एक मॉलिक्यूल और बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो वो आ जाता है किसमें? इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर में। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? जल्दी से बताइए।
हाँ सर ऐसे समझाया करो। हाँ मनीष सैनी, मुझे पता है तुमको ऐसे ही समझ में आता, तभी तो ऐसे समझा रहे हैं सर। आज के लड़का लड़का भी फैमिली बन जाता। अच्छा लड़का लड़का भी फैमिली बन जाता है। अच्छा लीगल है सेक्शन 377। तुम लोग मतलब हर चीज़ में है ना। ओके ठीक, नो डाउट। ठीक है अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो। अब मिक्सचर भी ना दो तरीके से होते हैं। ठीक है मिक्सचर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो प्योर है पूरी तरीके से। ठीक है अच्छा मुझे बताओ एयर प्योर है कि नहीं? एयर हवा प्योर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ कमेंट में लिख के जल्दी से। सो मिक्सचर आर कंसिडर टू बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। मिक्स जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, एक या तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड। एलिमेंट होता है जो अपने अपनी जात में शादी कर रहा है। ठीक है अपने ही एटम से बना हुआ है, तो एक ही एटम हो सकता है, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। ठीक है लेकिन जितने भी हैं अपने ही उसके एलिमेंट के एटम है। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आके बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग बनाते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे वो तो मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएंगे वो। ठीक है तो बॉन्ड तभी बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, लेने वाला होता है। वो हम आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है अभी तो केमिस्ट्री शुरू हुई हुई है। उसी तरीके से मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, सजातीय और विजातीय, होमोजेनस एंड हिटोजेनस, समांगी और विषमांगी। अंतर क्या होता है दोनों में? होमोजेनस हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हिट्रोजेनस हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोजेनस का, है ना, बड़े ही होमोजेनियस तरीके से यानी कि बड़े ही अरेंज्ड मैनर में आपको यहाँ पर कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा। हिट्रोजेनस में कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है ये हिंदी में इनकी संरचना एक समान होती है, और विषमांगी की अगर बात करेंगे तो इनकी जो संरचना होती है वो असमान होती है। ठीक है एक समान तरीके से हमें देखने को नहीं मिलती है। कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल प्रोसेस, यानी इनको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू द फिजिकल प्रोसेस। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, यानी कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं कि ये किसका पार्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि पानी और जो आपका मिल्क है, ठीक है मैंने मिलाया, ठीक है दोनों को मिला दिया, क्या आप क्लियरली बता सकते हैं, देख सकते हैं कि ये देखो यार ये पानी है और ये दूध है? नहीं। भले दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि H2O का वाटर मॉलिक्यूल अलग टहल रहा होगा। मिल्क में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिल्क में आपको पता है शुगर भी होती है, प्रोटीन भी होती है, ठीक है फैट भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं सर उसमें। शुगर आपको पता है कौन सी शुगर होती है मिल्क में? बताओ मिल्क में शुगर और प्रोटीन का नाम अभी बायो पढ़ के आए। तो शुगर क्या होगी? लैक्टोज होगी, और प्रोटीन कौन सा होगा? कैसीन होगा। तो ये सब क्या है? शुगर का मॉलिक्यूल टहल रहा होगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल टहल रहा होगा, फैट का मॉलिक्यूल टहल रहा होगा, उसी में आपने वाटर। वैसे मिल्क अपने आप में भी मिक्सचर है, अलग भी, क्योंकि शुगर का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, फैट का मॉलिक्यूल है, जिनके आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि अब नेकेड आई से नहीं देख सकते कि देखो शुगर का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का है, ये फैट का है। वो कर पाना इज़ नॉट, ठीक है, पॉसिबल। हीट्रोजेनस में आसान है, जैसे कि पानी और तेल को मिला दो। जैसे पानी में तुम मिट्टी डाल दो तो आराम से तुमको दिख जाएगा यार मिट्टी है और ये देखो पानी है, अलग अलग तुमको दिख जाएगा। ठीक है तो मिक्सचर एक वो जिसमें पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि हमें दिख ही नहीं रहा है पार्टिकल। ठीक है और हेट्रोजेनस में क्या है कि पार्टिकल साइज बड़ा है, हमें आराम से नेकेड आई से दिख रहा है। यहां पे पार्टिकल साइज अगर बात करेंगे, वैसे तो लिखा होगा 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है ध्यान रखना, इसमें जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन नैनोमीटर होता है, बहुत छोटा पार्टिकल साइज होता है। यहाँ पे क्या होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। 1000 नैनोमीटर को मैं 1 माइक्रोमीटर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। अब इसमें मैं 1000 अगर गुणा कर दूंगा 10⁻⁹ में, तो 10⁻�6 मीटर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है कि घटकों को भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है। घटकों को भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जा सकता है। घटकों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यहाँ पर देखा जा सकता है।
जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। पहली चीज़ तो तुमको ये याद रखनी है, होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ यहाँ तक? ठीक। इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर सब्सटेंस डिजॉल्व इन अदर सब्सटेंसेस। जब एक से ज़्यादा चीज़ें डिज़ोल्व करी जाती हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सल्यूट और सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक, सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक। सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो जो कम मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है जो, ठीक है, जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। यानी कि जिस चीज़ को डिज़ोल्व किया जा रहा है वो सल्यूट है, जिस चीज़ में डिज़ोल्व किया जा रहा है वो सॉल्वेंट है, और जो बनता है वो सॉल्यूशन है, विलेयन है। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्यूशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड, जहाँ पे सॉलिड सल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। जैसे कि पानी में आपने चीनी डाला तो चीनी कम मात्रा में, तो चीनी को डिज़ोल्व किया जा रहा है पानी में, तो चीनी क्या हो जाएगी, सल्यूट हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे सॉलिड में सॉलिड मिला दिया वो एलॉय बनते हैं। जैसे कि ये जो आप देखते हैं ना, कहाँ गए ये क्या है आपके, ये एलॉय है, ब्रॉन्ज एलॉय है, ठीक है, गोल्ड एलॉय है, ब्रास एलॉय है, कास्ट आयरन एलॉय है, सिल्वर स्टर्लिंग सिल्वर ये आपका एलॉय है, ये सब सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन देख के आपके दिमाग में क्या वो गीला गीला सा फीलिंग आता होगा, नहीं कि सॉल्यूशन का मतलब है घोल टाइप है, घोल यानी लिक्विड टाइप है। भाई ये भी सॉल्यूशन होता है। ब्रॉन्ज जो कि एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, ये हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, कि जब एक से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल्स को मिलाया जाता है तो उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन मिलाया गया, तो कॉपर 78 से 95% है और टिन 5 से 22% है, तो इसमें ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। और क्योंकि दोनों ही सॉलिड हैं तो इसलिए कैसा हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा एलॉयस। जैसे ब्रास आपका कॉपर और जिंक का होता है एलॉय। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे वाटर एंड इंक, इंक में आपने पानी डाल दिया, वो दोनों लिक्विड हैं। गैस इन लिक्विड, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, जो आप कोल्ड ड्रिंक लाते हैं बॉटल तो खोलते हैं से होता है, वो क्या है, वो एक्चुअल में उसमें गैस डिजॉल्व थी, गैस भरी हुई थी, गैस डिजॉल्व थी, तो वो गैस इन लिक्विड है। गैस इन गैस भी होता है, ठीक है, गैस इन जैसे कि आपका काइंड ऑफ ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एयर, ठीक है, जैसे एयर है तो एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब आपको देखने को मिलेगा। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड की अगर बात करेंगे तो गैस जहाँ सल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, जैसे हाइड्रोजन डिजॉल्व इन पैलेडियम। तो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, विलयन हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन की, कि द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर टू स्मॉल, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, दे इट कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन, से अलग नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज़ स्टेबल इन नेचर, ये बहुत ही स्थिर प्रकृति का है। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि पानी में हमने मिट्टी डाली, रेत डाली, तो जब हम उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो जो रेत है वो नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगी। ऐसा यहाँ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हमारा लेमनेड है, लेमनेड का मतलब हमने नींबू पानी बनाया है, पानी था उसमें नींबू डाला, चीनी डाला, नमक डाला, सब कुछ अच्छे से उसको मिला लिया। जब उसको हमने अच्छे से मिला लिया ना, इतना अच्छे से मिला लिया कि ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है, सब अच्छे से मिलाने के बाद आप देखोगे कि ऐसा कुछ सेटल डाउन नहीं होता नीचे, नहीं सर वो हो जाती, चीनी हल्की सी ना रह जाती। अभी इसका मतलब तुमने ढंग से डिजॉल्व नहीं किया है, तो वो आपका सोल्यूशन होगा ही नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर होगा ही नहीं तब तक जब तुम उसको अच्छे से डिजॉल्व नहीं कर लोगे। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक तुम ग्लास में डालते हो तो ऐसा कुछ नीचे बच जाता है क्या, नीचे सेटल डाउन हो जाता है क्या, नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें कुछ सेटल डाउन नहीं हो रहा है, मतलब वो स्टेबल नेचर का है। उसको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हो कि उसमें जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें अलग अलग तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप अलग कर लो, नहीं कर पाओगे फिल्ट्रेशन से, ठीक। और ये पॉइंट अभी मैं आपको समझाऊंगा, इस पर होल्ड रखिएगा आप, ठीक है। तो अगर, और ये क्या है, यूनिफॉर्म टेस्ट में होते हैं, यूनिफॉर्म मतलब जो आप पहला घूंट लोगे और जो आखिरी घूंट लोगे वो सेम टेस्ट करेगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर, जब नींबू पानी पीते हैं तो पहला वाला तो ठीक लगता है, आखिरी वाला ज़्यादा मीठा लगता है, मीठा है थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा टाइप लगता है जब आखिरी घूंट पीते हैं, क्योंकि तुमने ढंग से मिक्स नहीं किया है, इसीलिए वो नीचे सेटल डाउन है, ओके। अब अलग अलग तरीके के यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हो जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन को एज अ सल्यूट मान के अल्कोहल यानी दारू में डाल देंगे उसको हम, तो पता है क्या बन जाएगा, एंटीसेप्टिक बन जाएगा। याद है तुमको जब तुम खेलते थे क्रिकेट, गिर जाते थे तो खरोच सी बहुत है ना, घाव सा हो जाता था, तो फिर एक वो गाढ़ी गाढ़ी कलर की वो आती थी, एक ट्यूब में भरा होता था, याद है, ब्राउन ब्राउन कलर का होता था, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा होता था, वो लगाते थे घाव में, तो वो एंटीसेप्टिक होता है। वही है टिंचर ऑफ आयोडीन आपका, जो आयोडीन इन जो कि एक सल्यूट के तौर पे बिहेव करेगा, उसको सॉल्वेंट है, अल्कोहल है यहाँ पे उसमें डाला है और टिंचर ऑफ आयोडीन बना है, और यहाँ पे इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक ड्रिंक्स वाला एग्जांपल तो हमने देख ही लिया है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस में गैस का मिक्सचर है, ठीक है। तो एयर में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो एयर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों होमोजेनियस मिक्सचर है? क्योंकि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो कि भैया ये तो ऑक्सीजन टहल रहा है, ये तो नाइट्रोजन टहल रहा है, आप तुम हवा में देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। लेकिन हमने ज्योग्राफी में तो पढ़ा है कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है जरा बताओ, CO2 कितना होता है, ऑर्गन कितना होता है, तो CO2 0.036% होता है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो, 0.9% होता है ये, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो, नहीं। तो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक। ये आप देख सकते हो अल्कोहल में आयोडीन का घोल, जिसे आयोडीन टिंचर कहा जाता है, जो आयोडीन ठोस जो कि विलेय है यानी कि सल्यूट है, को अल्कोहल द्रव जो विलायक यानी सॉल्वेंट है, इस विलयन का उपयोग एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है। सोडा वाटर आदि जैसे वतित पेय पदार्थ गैस द्रव विलयन कहलाते हैं। वायु गैस गैस का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि चीनी को पानी में डाला तो चीनी सल्यूट हो गई, पानी सॉल्वेंट हो गया। 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, 5 चम्मच डाला, 6 चम्मच डाला एक गिलास में, कोई लिमिट होगी ना कि नहीं नहीं नहीं, एक बोरा लाओ भर के इसी में डाल दो, सब घोल लेगा वो, पूरी दुनिया जहान की पूरी शक्कर ला के उसी, ऐसा तो नहीं है। एक पॉइंट है जिसके बाद बोलेगा बस 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 भाई बस, हो गया अपना, अपना हो गया। जैसे तुम बोलते ना, पढ़ रहे हो अभी सुबह से पढ़ रहे हो शाम तक, अब तुमको रात में एकदम एकदम थक गया, अब कोई बोले पढ़ लो, नहीं बेटा अब नहीं हो पाएगा, थक चुके हैं। इसी तरीके से ये भी थक चुके हैं, थक चुका है, जिसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड, जिसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो शब्द है जो ये हमें दिखाता है कि उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, अब वो इससे ज़्यादा सल्यूट, वो सॉल्वेंट अब इससे ज़्यादा सल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकता है, वो विलायक अब इससे ज़्यादा विलय अपने अंदर नहीं ले सकता है। इट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अच्छा तुम लोग जे बताओ जरा, जे बताओ, ठीक है, कि जे होगा वो गर्म पानी, ठीक है, जे होगा वो हॉट वाटर, और जे है आपको कोल्ड वाटर। किसमें जल्दी शक्कर घुलेगी, जल्दी बताओ। अनसैचुरेटेड क्या है, अभी कैपेसिटी है। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड इज़ अ रिलेटिव टर्म। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक है, ठीक है, पानी का ग्लास, ये एक पानी ग्लास है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल रखी, इसमें मान लो 5 चम्मच चीनी डाल रखी है, तो कंसनट्रेटेड कौन होगा, सांद्र कौन होगा, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, जिसमें ज़्यादा सल्यूट डला हुआ है, जिसमें ज़्यादा सल्यूट डला हुआ है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ये ज़्यादा डाइल्यूट है, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और ये ज़्यादा क्या है, डाइल्यूट है, ठीक। तो हमें पता है कि जो गर्म पानी होता है उसमें चीनी या फिर कोई भी चीज़ जल्दी घुल जाती है। आप इंक डालो गर्म पानी ठंडे पानी में, गर्म पानी जल्दी ले लेगा उसको अंदर, क्यों? नहीं 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 नहीं, क्यों? तुम ये बताओ क्यों? क्योंकि वैसे तो ये ब्राउनियन अभी मोशन पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन का भी इसमें लेने देना है, लेकिन क्योंकि गर्म चीज़ जो होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल कम होता है, जैसे कि सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक्ड है, एकदम टाइट है एकदम। अब घोल दो तुम सॉलिड में, जैसे टेबल है मेरी, टेबल में पानी डाल दो तो क्या टेबल के अंदर पानी चला जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि एकदम टाइटली पैक्ड हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक। गैस जो होती है बहुत दूर दूर भाग रहा है, अभी जैसे लिक्विड है, स्पेस है इनके बीच में, तो चीनी का जो पार्टिकल है वो यहाँ आके समा जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन है तो वो अलग पार्टिकल, तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर है वो। मिक्सचर इसलिए क्योंकि अलग पार्टिकल है, और होमोजेनियस इसलिए क्योंकि हमें नेकेड आई से दिखेगा नहीं, ठीक। आ गया। अब जब गर्म पानी होता है तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम हो जाएगा, यानी पार्टिकल और दूर दूर हो जाएगा, तो और स्पेस मिल जाती है, इसलिए जल्दी चीनी घुल जाती है। समझ में आई चीज़, ठीक। तो सैचुरेटेड का मतलब है वो हो चुका बस, अब ना घोल पाएंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी है क्षमता। कंसनट्रेटेड का एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव मतलब रिलेटिव इन द सेंस, भाई मैं बड़ा पढ़ाकू आदमी हूँ, रिलेटिव
रिलेटिव स्टेटमेंट है। क्यों भाई? पढ़ाकू मतलब क्या? एक लड़का है, मैं पढ़ता हूँ 8 घंटे दिन का, ठीक है, मैंने देखा ओ ये तो 5 घंटे पढ़ता है, मैं पढ़ाकू लड़का हूँ मैं बोल रहा हूँ, और पता चल मेरे बगल वाला तो 10 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं क्या हुआ? मैं उससे कम पढ़ाकू हो गया ना फिर तो मान लो ये 5 चम्मच चीनी है इसमें, मान लो ये एक इसके बगल में बैठा है उसमें 7 चम्मच चीनी है। अब ये इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट हो गए, ये कंसनट्रेटेड हो गए, भले कंसनट्रेटेड हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट, अब ये कंसनट्रेटेड। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, विलयन के द्रव्यमान परसेंटेज की गणना किस तरीके से करते हैं? ठीक, इसको जरा देखिए यहाँ पर कि मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ऐसे निकालते हैं, मास परसेंट ऑफ सल्यूट ऊपर रखते हैं, नीचे सोल्यूशन रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। मास परसेंटेज है, अगर आपसे वॉल्यूम परसेंटेज पूछ लेगा, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज पूछ लेगा तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा दोनों जगह, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कल एक क्वेश्चन लगाया था, लेकिन कल तुम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं, अब वो क्वेश्चन तो यहाँ लगा नहीं कि स्लाइड फिर से मतलब वो नई मैंने फ्रेश ओपन करी थी तो वो सब चला गया। लेकिन चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, तुम लगाओ, ठीक है, और फिर बताओ क्यों क्या उत्तर आया, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सोल्यूशन है, ओके, सभी लोग ज़रा बताएंगे इसका आंसर। एक सोल्यूशन है जिसमें कि 40 ग्राम नमक है, ठीक, क्लियर, उसको पानी में घोला, पानी है 320 ग्राम। अब बताओ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? बता दो बेटा। और ना बता पाए ना, बेल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हो? सुना तो होगा कभी ना कभी, थाला फॉर अ रीजन, यस, क्रेडिट खुद चल के आएगा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या बताएं अभी? अब यहाँ पे ऊपर क्या है? सल्यूट है, नीचे सोल्यूशन है, ठीक। तो क्या करना है आपने 40 ऊपर रखना है, आपने 320 नीचे रखना है, आपने इंटू 100 कर देना। 0 से 0 कटा, 8 बार गया, 2 बार गया, 12.5%। बस आ जाओ बेटा, बेल ट्रीटमेंट के लिए वेट कर रहा तुम्हारा, जल्दी जल्दी आओ। 12.5% वालों, अनुज, अतुल, सिसोदियाज, आइए आइए, वेट हो रहा है आपका, जल्दी आइए। बब्बन भोला गेमिंग, बेटे गेमिंग करते रहिए, गेमिंग में पूरा ध्यान लग रहा हो तुम, आओ क्या है। तो यहाँ पे ऊपर है सल्यूट, सल्यूट क्या है? 40, नीचे सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूट है 40, सॉल्वेंट है 320। समझ में आई कि नहीं आई? 40 प्लस 320 कितना होगा? 360 इंटू 100, ठीक। 4 9 36, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, ले एकम एकम चल लो है, 11.11%, ठीक है। तो 11.11% आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं एलॉय। तो खैर हमने देख लिया है कि एलॉय भी एक मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, नीचे सोल्यूशन है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के लिखना है, हाँ, ठीक है। तो मेटल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, नाइक्रोम हो गया, सब क्या है? मिक्सचर है। अब कॉपर और टिन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती तो मिक्सचर थोड़ी ना रहता ही है, ये रहते क्या? ये रहते हैं आपके प्योर सब्सटेंस, लेकिन बॉन्डिंग हो ही नहीं क्योंकि दोनों मेटल है, लड़का लड़का है तो शादी नहीं होगी, ऐसा टाइप, ठीक है। सस्पेंशन पे आते हैं, मतलब अरे भाई तुमको बताया थे नहीं अभी, मिक्सचर 2 तरीके का होता है, होमोजेनस और हिटोजेनस। तो होमोजेनस को जैसे सोल्यूशन बोलते हैं, वैसे हिटोजेनस को सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। तो सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइंड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर, यही तो था हिटोजेनस में। द सल्यूट डज नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली, सल्यूट पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्वेंट में, एंड पार्टिकल्स रिमेन लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आइज, यानी आप नंगी आंखों से देख सकते हैं इसको। आपको ऐसा नहीं कि माइक्रो, नंगी आंखों मतलब ये नहीं कि कपड़ा लगा के भी देखा जाता है क्या? आंखों के भी कपड़े होते हैं क्या? अरे भाई उसका मतलब ये होता है जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में, तो वो हो गया कि भाई नंगी आंखों से तुम नहीं देख रहे हो, नेकेड आई से नहीं देख रहे हो, तुम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नंगी आंखों का मतलब नहीं कि आंखों को भी कपड़े पहनाने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, मडी वाटर, तो पानी में मिट्टी डाल दी, मिट्टी अलग से दिख जाती है। फ्लोर इन वाटर, पानी में आपने आटा डाल दिया, अलग से दिख जाता है। चॉक पाउडर अलग से दिख जाता है, सिंपल, ठीक। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि यही हिट्रोजेनस है, यानी कि जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे हिट्रोजेनस ही सस्पेंशन है, जैसे होमोजेनस ही सोल्यूशन है आपका। ये लाइट अगेन इसको होल्ड करो अभी, ठीक है।
से अलग आराम से फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल चीनी पानी है, पानी में आपने चीनी डाल दी, अब तुम कैसे भी कर लो फिल्टर, तुम छन्नी डाल दोगे तो छन्नी का इस्तेमाल करके तुम क्या चीनी और पानी अलग कर दोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन पानी में अगर मिट्टी डली हुई, रेत डली हुई है तो आराम से छन्नी से अलग हो जाएगी, है कि नहीं? तो फिल्ट्रेशन से अलग हो जाता है। ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब वही, वो स्टेबल था या अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए तुम रखा छोड़ दोगे तो नीचे जो सल्यूट है वो जाके सेटल डाउन कर लेगा खुद को, ठीक, वही है ये चीज़। यानी कि अस्थिर होता है, विलीय नीचे बैठ जाता है, छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। प्रकृति में ये विषमांगी होता है, हिटोजेनस होता है। बाकी जो दूसरा पॉइंट है ना लाइट की स्कैटरिंग वाला, ये अभी पढ़ते हैं, ठीक है, अभी पढ़ते हैं, रुक जाओ, चिंता मत करो, ठीक है। अब होता क्या है ना, जैसे कि मेल है, देखो जैसे मेल है, फीमेल है, बीच का भी तो कुछ होता है, ऑरी टाइप, समझ रहे हो? तो वैसे ही होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, बीच का भी कुछ होता है, उसको बोलते हैं कोलॉइड। वहां पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था होमोजेनियस में, यानी सॉल्यूशन में, यहां 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वाले कहाँ गए? वो यहाँ आ गए इसमें कोलॉइड में। उनको बोलते हैं कोलॉइड इज अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इवन थ्रू आउट अनदर, दे अपीयर यूनिफॉर्म बट दे आर एक्चुअली हिटोजेनस बंडल माइक्रो पार्टिकल साइज इतना बड़ा है, वो तो समझ गए तुम। लेकिन क्या ये कि ये लगते होमोजेनस है लेकिन होते हिटोजेनस है, लगते मेल हैं लेकिन होते फीमेल है। समझ रहे हो तुम? मतलब इस तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो, समझ रहे हो? तो कोलाइड जो है वो दिखते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं। दिखते होमोजेनस है, होते हिटोजेनस है। एग्जाम्पल, दूध मिल्क। अब दूध में क्या तुमको दिख रहा है कि ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये फैट का है, ये इसका लैक्टोज का है मॉलिक्यूल टहल रहा है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, तो होमोजेनस लग रहा है लेकिन है हेट्रोजेनस। क्यों? क्योंकि ये लाइट को स्कैटर कर रहा है। लाइट को स्कैटर कर रहा है मतलब ये है, जैसे दूध है, ठीक है, तो तुम यहाँ ऐसे रोशनी अभी गुजारोगे ना, जैसे रोशनी तुम यहाँ टार्च मारो, टॉर्च नहीं होता, टार्च होता है, टार्च, ठीक है, टार्च मारोगे तुम इसमें, ठीक है, टार्च मारोगे तुम दूध में, तुमको उसको लाइट का तुमको पाथ विजिबल हो जाएगा, दिख जाएगा कि ये देखो लाइट जा रही है। लेकिन तुम वही पानी में मारो, पानी में इधर तुमको लाइट दिखेगी और गिलास के उधर, गिलास नहीं होता गिलास होता है, तो गिलास की उधर भी तुमको लाइट दिखेगी, यानी कि बीच में तुमको लाइट का पाथ विजिबल ही नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो लाइट को स्कैटर करवा पाए। इट इज़ लाइक कि यू आर रनिंग, ठीक है, मच्छर उड़ के आया, मच्छर आपका क्या पाथ डेविएट कर देगा? नहीं कर पाएगा। मक्खी आई, क्या आपका पाथ डेविएट कर देगी? नहीं। भैंसा आ गया, बेटा तुम पाथ अपना डेविएट नहीं करोगे, तुमको डेविएट करवा देगा वो, तो तुमको डेविएट करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो पार्टिकल आया वो साइज़ उसका बड़ा था। तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है। अब वाटर तो जैसे ये सोल्यूशन है, पानी तो मिक्सचर भी नहीं है ना, पानी तो प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा लेमोनेड है, ये नींबू पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है, उसमें तुम टॉर्च मारोगे, लाइट गुजारोगे तो उसमें पाथ विजिबल नहीं हुआ क्योंकि उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटू है। क्योंकि वो छोटू है 1 नैनोमीटर से, इसलिए वो दिखेगा ही नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर ही, जैसे ये लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, अब पार्टिकल बड़ा है, वो क्या करेगा, ए भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे बिखेर देगा उसको। छोटा सा है, कुछ नहीं कर पाएगा उसका, हल्का सा बहुत हल्का, जो कि विजिबल ही नहीं होता। कोलाइड में विजिबल हो जाता है। इसका मतलब समझे गया? इसका मतलब ये है कि ये हीट्रोजेनस है, क्योंकि हीट्रोजेनस में ही कैपेसिटी होती है, कि वो लाइट को स्कैटर करवा पाएँ। और इस फेनोमिना को, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली बार इसको टिंडल जीनस की खोज करी थी 1859 में, 1859 में, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया। समझे आप? जी हाँ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? और ये आपका सस्पेंशन है, यानी कि हिटोजेनस मिक्सचर है, इसमें तो बहुत आसानी से दिखेगी। तुमने कभी ऑब्जर्व किया? जैसे जब हम पढ़ते थे, जब नीचे, ठीक है, जब मैं पढ़ता था तो एक ही कमरा हुआ करता था, मतलब पढ़ाई का, उसी में टीवी थी, सब कुछ उसी में होता था, ठीक है, एक ही कमरे में, तो उसी में तखत पड़ा होता था। और यहाँ पे जैसे कि
दीवार थी, तो दीवार में एक गुम्मा समझते हो, ईंटा, ब्रिक, ठीक, एक ईंटा नहीं था उसमें छज्जा, मतलब हमारे लिए वो एग्जॉस्ट का काम करता था, मतलब एक वेंटिलेशन का काम करता था, तो एक ईंट उसमें आपने, ठीक है, तो खाली थी वहाँ पे। तो ऊपर से, क्योंकि ऊपर भी खुला था, ऊपर ही पूरा खुला था, तो ऊपर से रोशनी आती थी ऐसे, ठीक है, ऊपर से ऐसे रोशनी आती थी। और क्योंकि यहाँ पे धूल के कण होते थे एयर में, अब एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन गाइस उसमें धूल के कण है, क्यों? क्योंकि मम्मी ने अभी झाड़ू मारी, और झाड़ू मारी तो धूल के कण उड़ गए, और धूल के कण उड़ गए तो बेटा वो एयर जो है वो होमोजेनियस नहीं रही है, अब हीट्रोजेनियस हो गई, क्योंकि धूल के कण तुम साफ देख सकते हो तुम, तो वो पूरा पाथ विजिबल होता था लाइट का, कि ये देखो लाइट आ रही है। फिर उसको देखते हुए मैं अपनी फैंटेसी में खो जाता था। कौन सी फैंटेसीज होती थी? आज जाऊँगा शाम को, आज तो भाई 50 स्कोर करूँगा, बहुत इधर को यॉर्कर मारेगा ना, यॉर्कर मारेगा, मैं पीछे हटके जो है इधर को फ्लिक कर दूंगा, और ये जब ऐसे पटक के बॉल देगा तो क्या है ना, मैं पीछे हार्दिक पांड्या वाला शॉट मार दूंगा। ओके, मेरी ये फैंटेसीज चल रही होती थी। मम्मी सोच रही कि ये लड़का तो पढ़ रहा है, लेकिन मेरी अलग फैंटेसीज चल रही होती थी। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फैंटेसीज बदली, बड़ा होता गया, फैंटेसीज बदलती गई। अब वो फैंटेसीज तो नहीं बता सकता तुम्हें, लेकिन समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। जो सस्पेंशन है वो भी स्कैटर करेंगे, लेकिन जो सोल्यूशन है वो स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल साइज बहुत छोटा रखता है। डन है यहाँ तक? ये सब आपके कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तब हार्दिक पांड्या नहीं था बेटा, मुझे पता है तुम्हारा यही है हार्दिक पांड्या, तुम हार्दिक पांड्या का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी कल वो शॉट मारा था, नो लुक, थोड़ा देखा था लेकिन ज़्यादा नहीं। तो हार्दिक पांड्या से पहले ही मैं शॉट मारता था, तुमको लगा को फेंक रहे हैं, बेटा किसी से पूछ लेना, यहाँ आके आओगे ना मिलाएंगे तुमको। वो मजाक लग रहा होगा, इतना ज़्यादा वो शॉट मारा है ना मैंने, इतना ज़्यादा, क्योंकि होता क्या था कि वो बड़ा आसान मुझे लगता था, मेरे लिए स्पेसिफिकली वैसे कोई पीछे फील्डर नहीं लगाया जाता था, लेकिन मेरे लिए स्पेसिफिकली एक पीछे फील्डर लगाया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि ये पीछे ही मारेगा अभी। तुमको लग रहा होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे चर्चे अपने क्रिकेटिंग स्किल्स के। कभी तुमको कभी मिलना तुम, ठीक है, जब क्रिकेट वगैरह खेलेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो फोम हो गया, स्मोक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कॉस्मेटिक्स, पेंट, ब्लड, जेल, ये सब आपके क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, ओके। तो ये हीट्रोजेनस इन नेचर होते हैं, ध्यान रखिएगा। दिखते होमोजेनस है लेकिन है क्या, हीट्रोजेनस। तो आपसे पूछेगा कैसे हैं ये हीट्रोजेनस है। कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता है। स्टेबल नेचर के होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड, फिल्ट्रेशन को भी अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम मिल्क को घुमाते हैं ऐसे गुर और क्रीम निकल आती है। तुम लोगों ने वो यूरेनियम वाला वीडियो देखा है, यूरेनियम एनरिचमेंट वाला, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 50,000 RPM की स्पीड से यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता है, देखा आप लोगों ने। आज आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, जहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं ना वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो भी देखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एंड हाँ, जैसे कि सोल्यूशन, जैसे अभी हमने देखा था ना होमोजेनियस मिक्सचर, तो उसमें जैसे सल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, तो सोल्यूशन बनता है। वैसे इसमें डिस्पर्स फेस होता है सल्यूट की जगह। पता है, मैंने काफ़ी दिनों बाद होली के टाइम में भी FB ओपन किया अपना, ठीक है, और काफ़ी शॉकिंग चीज़ मुझे देखने को मिली, अभी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो सल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया। तो सल्यूट है डिस्पर्स फेस और सॉल्वेंट है डिस्पर्जन मीडियम। अब ये इसमें होता क्या है ना कि कोलाइड अगेन लिक्विड गैस से मिलकर बन सकता है, उसको एरोसोल बोलते हैं। सॉलिड गैस से मिलकर बन सकता है, उसको एरोसोल बोलते हैं। देन आपका गैस और लिक्विड हो सकता है, वो फोम हो जाता है। लिक्विड हो सकता है, इमल्शन। सॉलिड लिक्विड है तो उसको सोल बोलते हैं। गैस सॉलिड है तो उसको फोम बोलते हैं। लिक्विड सॉलिड है तो जेल बोलते हैं। सॉलिड है तो सॉलिड सोल बोलते हैं। सर आपने तो बोल दिया, लेकिन हमें तो याद करना है, कैसे याद होगा? नहीं, वो भी हम ही करवाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। धैर्य धारण रखो बस, ठीक। कैसे ध्यान रखते हैं देखो, कैसे धारण रखते हैं। वैसे इसमें उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम ऐसे याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे तुम डिस्पर्जन मीडियम में लिखो, तो इसमें देख लो, इसमें आओ तुम, ठीक है। तुम इधर लिखो डिस्पर्स फेस, क्या लिखोगे? डिस्पर्स फेस। इधर लिखो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक। पहले लिखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। देन डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉलिड के तौर पे जो काम करे, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। समझ में आई चीज़? इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस। इधर सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरीके से, ठीक।
देखो तुम अगर सीधा सीधा याद कर सकते हो तो याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से वो याद होता नहीं है अगर आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है इसके बारे में तो ऐसे करके आपने कर लिया, ठीक है। अगर कभी इससे क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है। तो किस तरीके का कॉलॉइड कहलाएगा वो, तो सॉलिड 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 हो गया 3 बार, लिक्विड 3 बार हो गया, गैस 3 बार हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब गैस में तुम गैस मिला दोगे तो बेटा वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, कॉलॉइड नहीं होता। तो इसको हटा दो तो जरा यहाँ से, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑर्गन CO2 मिला के क्या बना दिए थे, एयर, एयर इज होमोजेनस मिक्सचर, तो हटा दो इसको यहाँ से पहले तो, ठीक। अब इसके लिए यहाँ पर आप कुछ बना सकते हैं जैसे कि SSA, ठीक है, ये GEA और SF, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो यार मैंने अपने टाइम पे याद किया था बहुत पहले, तो वो मैंने एक्चुअल में ऐसे नहीं याद दिया था। जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, सॉलिड सॉलिड 3 बार, लिक्विड 3 बार, गैस 3 बार, लेकिन मैंने ऐसे जो याद रखा था वो कुछ ऐसा था कि जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, टीचर लोग बड़ा मारा करते थे नहीं, एक बार मुझे याद है इसी चीज़ को लेके मारा था मुझे टीचर ने, और फिर मैंने रट्टा मार लिया था इसका। मैंने कहा अब तू देख, अब तू गया बेटा, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज में यहाँ पर सॉलिड 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 ना करके सॉलिड लिक्विड गैस करो, ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस करो। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस कम देते हैं इसमें। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिखूंगा क्योंकि गैस गैस होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है इसलिए, ठीक। अब यहाँ पर कर दो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, और गैस नहीं लिखूंगा क्योंकि वो फिर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे SGF, SEF, एरोसोल, एरोसोल, ऐसे याद किया था मैंने। अब ऐसा वहाँ पर लिखा नहीं इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। तो ये सॉलिड सॉलिड अगर है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सॉलिड सोल, दोनों ही सॉलिड हैं तो सॉलिड सॉलिड तो सॉलिड सोल, SS तो SS, ये जेल है, ये फोम है, ये सोल है, इमल्शन है, इमल्शन पेंट तुम सुनते होगे, इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड होता है वो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोम, ये भी फॉर्म होता है, जैसे गैस इन सॉलिड फॉर्म होता है वैसे गैस इन लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। बस वो हो जाता है कि इसको सॉलिड फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है, जो गैस इन सॉलिड होता है। देन ये एरोसोल है, ये भी एरोसोल है, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान पड़ेगा याद करना कि वहाँ पर क्या था, डिस्पर्स फेज, सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड गैस, यहाँ पे वो नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। डिस्पर्जन मीडियम तुमको करना है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, ठीक है। गैस गैस वो हटा देना आखिरी वाला क्योंकि वो सॉल्यूशन है, तो गैस इन गैस आपका वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो पूछेगा भी नहीं आपसे क्योंकि कोलाइड तो होता ही नहीं वो। इसमें कैसे याद करना है, SGF, SEF, एरोसोल एरोसोल, ठीक। इतना ही मैं इसको आसान बना सकता हूँ। एग्जाम्पल से जैसे एरोसोल में फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, एरोसोल में स्मोक हो गया, शेविंग क्रीम फॉर्म में हो गया। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पूछता नहीं कभी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी दिल पे नहीं लगाना इसको कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आ सकता है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अच्छा इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर वॉट इट इज़ यूज्ड। फोम में फोम और रबर स्पॉन्ज हो गया, जेल में आपका ये जेली और चीज़ बटर हो गया, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड होता है ये, जैसे कि जेली हो गया, चीज़ हो गया, तो लिक्विड डिस्पर्स फेज है, नहीं सल्यूट के तौर पे काम कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम क्या सॉलिड है। बटर भी इसी तरीके से, ठीक है, बटर भी इसी तरीके से, जैसे कि हमारी जो आपकी क्या बोलते हैं ये फेस क्रीम, जैसे कि फॉग की अगर बात करेंगे तो फॉग क्या है, फॉग हमें पता है कि वो वाटर वेपर है जो कंडेंस हो गया लिक्विड में, ठीक है। तो एक तरीके का वो एरोसोल ही है आपका, ओके। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका MgOH का होल ट्वाइस, या आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इनको सब एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ये हिंदी में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इनको अलग कैसे किया जाता है, सेपरेशन मेथड क्या है, ठीक है, पृथक्करण की विधियाँ देखते हैं अलग कैसे किया जाता है। तो सबसे जो बेसिक होता है फिल्ट्रेशन है, सेपरेट सॉलिड मैटर एंड फ्लूइड यूजिंग अ फिल्टर मीडियम, यानी कि अगर हीटोजेनस मिक्सचर है, लाइक फॉर एग्जांपल पानी में रेत डली हुई है, फिल्टर कर लो, सिंपल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्टर हो गया,
सबसे बेसिक फॉर्म होता है सेपरेट करने का, सेपरेट सॉलिड मैटर एंड फ्लूइड यूजिंग अ फिल्टर मीडियम। देन इसके बाद आते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है, इस पे किसके बाद आ रहे हैं हैंड पिकिंग। सेपरेट सब्सटेंस बाई हैंड व्हेन कंपोनेंट आर क्लियरली विजिबल, तो अगर क्लियरली दिख रहे हैं, जैसे मम्मी लोग नहीं हमारी करती हैं, जैसे कि मम्मी जैसे कि दाल वाल होती है तो तुमने देखा होगा दाल में मम्मी लोग क्या करती हैं, थाली में डालती हैं उसको, या तो बड़ी सी थाली या छोटी सी थाली में, और उसमें कंकड़ बीनती रहती हैं, चावल से कंकड़ बीनती रहती हैं, तो क्या है वो भी तो हैंड पिकिंग हुई, मतलब वो हैंड पिकिंग ही तो है, तो वो भी तो एक मिक्सचर ही है जिसमें दाल है और बाकी के पार्टिकल्स है, तो बाकी के पार्टिकल की मम्मी लोग अलग करती रहती हैं, तो वो हैंड पिकिंग हो गया आपका, ठीक है। सीविंग हो गया, मम्मी लोग इस तरीके से छन्नी से छान देते हैं, यूजिंग अ सीव टू डिस्टिंग्विश स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम बिगर पार्टिकल। तुम लोग उसको जानते हो, ऐसा पीला पीला करके होता है उसको, वो मैं भूल गया क्या बोलते हैं, दिमाग से जा रहा है नाम, फटकते हैं जिससे, अरे क्या बोलते हैं उसको यार, पीला पीला करके होता है वो, ऐसे इसमें मम्मी लोग डालती हैं और ऐसे फट 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 हाथ से मारती हैं तो वो लाइटर पार्टिकल जो होते हैं उड़ जाते हैं वैसे, फिर बाद में करती हैं, क्या होता है वो, भूल रहा हूँ मैं नाम, वो पीला पीला होता है, उसको फटकते हैं उससे, ऐसे फट फट हाथ से मारा जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, हिलाया जाता है। सूपा, ये हुई ना पास, सूपा, बिल्कुल सूपा बोलते हैं उसको, तो सूपा टाइप है ना, उसमें भी अलग ही किया जाता है पार्टिकल्स को। देन आते हैं इवापोरेशन, सेपरेट्स अ मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऐसी है जो तुरंत वोलेटाइल है, यानी कि तुरंत उसको अगर बर्न करेंगे तो उड़ जाएगी, वेपर्स के फॉर्म में वो उड़ जाएगी, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं डाई फ्रॉम इंक। जैसे कि डाई फ्रॉम इंक का मतलब क्या हुआ, तो इंक जो होती है ना, इंक वो एक मिक्सचर होता है जिसमें कि दो चीज़ें होती हैं, सॉलिड पार्ट होता है डाई, और जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर। तो जब इसको गर्म करेंगे तो पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा वापस, डाई बच जाएगी, तो डाई बच गई, पानी उड़ गया, सॉल्ट फ्रॉम वाटर हो गया, जैसे नमक पानी हो गया। तो वो करोगे तो इसी वजह से जब ग्रीन रेवोल्यूशन हम नहीं पढ़ते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो उसका एक डाउन साइड है, नेगेटिव है, जो कौन सा, वो ये है कि जो सॉयल है, जो मिट्टी है, वो एल्कलाइन टर्न हो रही है। एल्कलाइन क्यों हो गई, एल्कलाइन इसलिए हो गई क्योंकि जब आपने पानी खूब भरा, पंजाब हरियाणा में पानी की कमी है, मतलब नेचुरली अगर आप देखोगे तो पानी उतना वो ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र नहीं है आपके पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो वहाँ पर आप पानी खूब भर दोगे क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है दैन प्रेसिपिटेशन, बारिश से ज़्यादा इवापोरेशन ज़्यादा होता है, तो पानी तोड़ जाएगा, लेकिन जो आपने फर्टिलाइज़र वगैरह सब डाले हैं, पेस्टिसाइड, वो आपकी मिट्टी में रह जाएंगे और मिट्टी को ख़राब कर देते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन क्या है, तो जैसे कि डाई को अलग करना फ्रॉम इंक, सॉल्ट को अलग करना फ्रॉम वाटर, या फिर शुगर अलग करना फ्रॉम वाटर। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी में, ये अच्छा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्यों क्रोमा का मतलब आप लोग बताएंगे क्या होता है, क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो जब कोई कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट्स कंपोनेंट सोल्यूबल इन दी सेम सॉल्वेंट, जो सेम सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं कंपोनेंट, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कलर्स ऑफ अ डाई। तो डाई अभी हमने देखा था, इंक क्या है, डाई और वाटर का मिक्सचर है, इवापोरेट कर दो, वाटर अलग डाई अलग। अब डाई भी अपने आप पे एक मिक्सचर है, पता है आपको, डाई में अलग अलग तरीके के कलर्स मिलते हैं, तो अलग अलग तरीके के कलर्स को अलग करने के लिए क्रोमाटोग्राफी का यूज़ करेंगे। अगर हमें ड्रग्स को अलग करना है ब्लड से, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड मतलब जैसे पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में ये चेक किया जाता है कि पॉइजनिंग से अगर डेथ तो नहीं हुई है, वो चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पॉइजनिंग से तो नहीं हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा दवा खाने की वजह से तो नहीं हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरडोज, जैसे कि भी पता नहीं साउथ में कोई तो केस था जिसने जहाँ हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ओवरडोज से मार डाला था, धीरे 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 कुछ तो वो देता रहता था, जो उसको तो पता नहीं था, उसको था कि दवा इस तरीके से और मिला के कुछ तो देता रहता था, ड्रग्स उसको, और धीरे धीरे उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे ऐसे ही पता चला कि भाई, मतलब पता चला होगा जब क्रोमेटोग्राफी करी गई, कि ब्लड में जब क्रोमेटोग्राफी करी गई तब पता चला कि इसमें तो ड्रग्स, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का ओवरडोज है, ड्रग्स वहाँ पे अलग से निकल के आ जाता है जब क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो अब उसके हमें डेथ में नहीं जाना है, ठीक है, तो पता करने के लिए। या फिर जो एथलीट्स होते हैं, उन्होंने, है ना, आपको पता है अभी खेलो इंडिया जो गेम्स हो रहे थे, वहाँ पर सब भाग गए थे एथलीट, जैसे ही वो डोपिंग टेस्ट करने के लिए आए सब भाग गए एथलीट, क्यों, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स वगैरह ले रखे थे अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। वो क्या है, ब्लड सैंपल से पता चल जाता है कि अगर आपने ड्रग्स लिया है कि नहीं, वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक तो डाई के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, और देखो डाई को अलग करना है इंक से, तो उसमें इवापोरेशन लगेगा, लेकिन डाई को उसके जो अलग अलग कलर हैं उसको अलग करना है, तो कलर मतलब क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमा मतलब कलर हो जाएगा आपका, ओके, ठीक है,
और ये चीज़ क्लियर हो गई। और इट इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब कोई भी ड्रग का ओवरडोज हो गया है या फिर कोई पॉइजनिंग हो गई है, तो उन सब में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइट पार्टिकल्स। भारी कणों को हल्के कणों से अलग करना, ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे दूध से क्रीम अलग करना, क्रीम से मक्खन अलग करना, गीले गीले कपड़ों से पानी अलग करना, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है, अपकेंद्रण से होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको पता है इस तरीके से घुमाया जाता है, ठीक है। तो भारी जो पार्टिकल हैं वो बाहर निकल की तरफ चले जाते हैं, लाइटर पार्टिकल अंदर की तरफ चले जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख लेना यूरेनियम एनरिचमेंट वाला, वहाँ पर सेम चीज़ का यूज़ किया जाता है। जहाँ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 को घुमाया जाता है, तो जो आपका यूरेनियम 238 आइसोटोप है वो बाहर निकल जाता है और यूरेनियम 235 आइसोटोप अंदर की ओर आ जाता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मास में डिफरेंस होगा, जितनी चीज़ भारी और एक हल्की होगी, उतनी जल्दी वो भारी चीज़ बाहर और हल्की चीज़ अंदर आ जाएगी। लेकिन मास में अगर डिफरेंस कम है तो बड़ी जोर का घुमाना पड़ेगा, बड़ी देर तक घुमाना पड़ेगा, तब जाके भारी चीज़, जो हल्की सी भारी चीज़ है वो बाहर की ओर जाएगी। जैसे यूरेनियम 238 और 235 आइसोटोप में जो मास का डिफरेंस है बहुत कम है, 1.76%। इससे बहुत तेज़ 50,000 RPM की स्पीड से घुमाना पड़ता है उसको। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? क्रीम को अलग करना है मिल्क से, बटर को अलग करना है क्रीम से, स्क्वीज आउट करना है फ्रॉम वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, जैसे कि किया जाता है किसमें? वॉशिंग मशीन में क्या होता है, डालते हैं कपड़े, घर घर इस तरीके से चलती ही नहीं चलती है, तो इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। अब आते हैं कि अगर हमें इमिसिबल लिक्विड को अलग करना है, दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, इमिसिबल हैं, यानी कि अमिश्रणीय द्रव हैं, जैसे कि पानी और तेल। पानी तेल क्या है, आपस में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। जो पानी है वो नीचे, जो डेंस होता है वो नीचे चला जाता है, और जो हल्का होता है, जो लेस डेंस होता है, जिसका घनत्व कम होता है, वो ऊपर सेटल डाउन हो जाता है, तो तेल ऊपर आ जाएगा। जैसे पेट्रोल और वाटर का भी सेम केस होता है। कुछ नहीं, दोनों को फनल में डालो, ये आपका वो टोटी है, टोटी समझ लो, टोटी, ठीक है। टोटी ढीला करो, पानी जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, जब चला जाए और जैसे पेट्रोल आने वाला हो बंद कर दो, पेट्रोल अलग पानी अलग, खत्म, सेपरेटिंग फनल। जब दो इमिसिबल हो। लेकिन सर अगर दोनों मिसिबल हैं, आपस में मिले हुए, तो हाँ, ये तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, तो अगर दोनों मिले हुए हैं, यानी कि मिसिबल लिक्विड है, तो मिसिबल अगर लिक्विड है ना, तो पता क्या करते हैं? सिंपल उबाल देते हैं। क्या करते हैं? उबाल देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब उबालने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हीट दी, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हीट दी मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूज़ किया जाता है एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए, एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए। तो दोनों को क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, यानी एक पहले बॉयल हो जाएगा, दूसरा बाद में बॉयल होगा। तो जो पहले बॉयल हो जाएगा वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ने लगेगा। यहाँ पर तुम लगा दो ढक्कन, ऊपर उड़ के जाएगा, कहाँ से सुरा? इधर से इसको ले आओ, इधर से इस रास्ते से नली लगा के इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये पानी आ गया, ठीक है। समझ रहे हो तुम? तो मान लो ये वाटर आ गया और एसीटोन वहीं रह गया। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी जो जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो वो वेपर्स के फॉर्म में जल्दी उड़ जाएगा। उसको भागने ना, तो इसको एक नली पकड़ के यहाँ ले आओ, तो वो अलग और वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कई बार ऐसा होता है कि दो जो मिसिबल लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि तब तुमने हीट देना शुरू किया, ये थोड़ा हीट में तो एक ने इवापोरेट हुआ और वेपर बन के इधर आया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा वेपर बन के उड़ के आता, दूसरा वाला भी वेपराइज होना शुरू हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस है नहीं। पहला वाला है थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, तो पहला वाला उड़ के आना शुरू हुआ, लेकिन पूरा उड़ के आता, थोड़ा बहुत हुआ, तो उससे पहले दूसरा वाला भी उबलने लगा, उसके भी वेपर बनने लगे। तो ऐसे केस में जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दोनों लिक्विड के बीच में 25 केल्विन से कम हो, ठीक है, 25 केल्विन से कम हो, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, प्रभाजी आसवन का, आणविक आसवन भी बोलते हैं इसको। जैसे कि एयर जो है ना, एयर हवा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये सब, इनके कंपोनेंट को अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ होता है अगर 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है, जैसे एसीटोन और वाटर मैंने आपको बताया, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछेगा एयर वाला ही, आपसे यहाँ पर पूछेगा, एग्जाम्पल एयर का पूछेगा, और यहाँ पर आपका वो एसीटोन और वाटर वाला पूछेगा, ठीक है, एसीटोन और वाटर वाला। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, या फिर ये जो डेफिनेशन है वो आपसे पूछ सकता है। पूरा प्रोसेस आपसे चार्ट, ये सब बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि पूरा बना के आपको वहाँ पे चार्ट बना के पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं सब्लिमेशन पे। अगर दो चीज़ें ऐसी हैं और दोनों में से एक ऐसा है
कि वो सबलाइम कंपाउंड है। सबलाइम का मतलब ये है कि वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कपूर, जैसे नैप्थलीन बॉल होती हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट, अच्छा लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट, ये क्या है, इस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो बड़ा आसान है, हीट कर दो इनको, जब हीट करोगे तो वो सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी दूसरा वाला बच जाएगा। ठीक, जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, यहाँ पे किनारे में चिपक जाएगा, ये उड़ के कहीं भागेगा थोड़ी ना, क्योंकि यहाँ पर कॉटन प्लग लगा रखा है, तो यहीं पे चिपक जाएगा ये। ठीक है, नमक यहीं रह जाएगा, क्योंकि नमक सॉलिड से गैस में तो कन्वर्ट होगा ही, तो नमक यहीं रह जाएगा और अमोनियम सॉलिड जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो जहाँ पर भी एक सबलाइम कंपोनेंट होता है जिसमें सॉलिड से गैस की प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो आपका सब्लिमेशन से कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो जहाँ पर क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टल जैसे कि फॉर एग्जांपल नमक पानी, समुद्री पानी है, समुद्री पानी के लिए क्या हो, इवापोरेट करवा दो तो नमक बच जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो जो नमक मिलेगा ना उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी। तो इवेपोरेशन वहाँ तक तो ठीक है, जहाँ इम्प्योरिटीज उतनी मैटर करती नहीं, ठीक है चल जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन जहाँ पे एकदम प्योर क्रिस्टल चाहिए ना, एकदम एक पर्टिकुलर चीज़ के प्योर क्रिस्टल्स चाहिए, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन काम आता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम सोल्यूशन, मेल्ट और बाई डिपोजिशन डायरेक्टली फ्रॉम गैस फेज। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। एकदम जहाँ प्योर क्रिस्टल चाहिए वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ होता है, नहीं उतना मैटर करता है तो इवापोरेशन सीधा किया जा सकता है। इन दिस मेथड इम्प्योर सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन फिल्टर्ड। ओके, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इस तरीके से होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स, जैसे सॉल्युबल मिसिबल लिक्विड्स कर रहे थे। ठीक है, मिसिबल लिक्विड में या तो डिस्टिलेशन 25 केल्विन से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी तरीके से अगर दो सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, बाय डिजॉल्विंग देम इन अ सूटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर स्लोली, धीरे धीरे टेम्परेचर आप कम करोगे तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सेपरेटिंग फनल ये कहाँ आ गया भैया, यहाँ पे ये आपका क्रिस्टलाइजेशन का है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है, सी वाटर से, समुद्री पानी से नमक अलग किया जा सकता है, इवापोरेशन से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज रहेंगे। अगर प्योर क्रिस्टल चाहिए NaCl के तो क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा। प्योर क्रिस्टल चाहिए कॉपर सल्फेट के, ठीक है, जैसे कि ब्लू विट्रियल होता है, ब्लू विट्रियल अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट .5H2 होता है, CSO4.5H2, हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं इसको। तो इवापोरेशन से जा तो सकता है, लेकिन अगर प्योर क्रिस्टल चाहिए कॉपर सल्फेट के तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है जो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं? टाइप उसने गलत लिख दिया है, नहीं टाइट्रेशन यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्लास 11th-12th में आता है वेक्टर, है ना। नीला थोथा, यस। तो अगर इमिसिबल लिक्विड है तो आपका सेपरेटिंग फनल, मिसिबल है तो डिस्टिलेशन, और अगर 25 केल्विन से कम का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्रोमा कलर हो गया, क्रोमेटोग्राफी, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, डाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स, डाई को इंक से अलग करना है तो इवापोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन अगर एक प्योर क्रिस्टल चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा, स्टोरी तो ये है फेसबुक वाली की यार, मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है फेसबुक खोला तो पता चला कि भाई मैं जिसके साथ प्रेपरेशन मतलब किया करता था, ठीक है, ऑनलाइन ही, तो IAS हो गए हैं वो लोग। तो देख के पहले तो पता नहीं दर्द हुआ कि खुशी हुआ, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ। ठीक है, मतलब मैसेज कर रखा था, काफ़ी पुराना मैसेज, मैंने काफ़ी टाइम से ओपन नहीं किया था, जो मैसेंजर ऐप होता है वहाँ पे, लेकिन मैसेज पड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़े दुख के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ रहा है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा तो लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। खैर, मतलब बहुत समय पहले का, ऐसा लगता है कितने समय पहले की बात है। मेरे को तो यही नॉस्टैल्जिया हुआ करता है, मैं रात को जो है लेटता हूँ, नॉस्टैल्जिक फीलिंग के मज़े लेता हूँ मैं, कि भाई ठीक है, कि खटोली में बैठते थे, ठीक है, कॉफ़ी वॉफ़ी लेके एक एक्चुअल में ग्रुप था, ठीक है,
तो फेसबुक में जहाँ पर हम लोग आंसर राइटिंग वगैरह किया करते थे, तो वहाँ से ऐसा ही फ्रेंडशिप हुआ था। और फिर हम लोग मतलब आंसर्स वगैरह एक्सचेंज करते थे। तो भाई मुझे ऐसा लगता था भाई अगर इसका हो गया तो भाई मेरा तो हो ही जाएगा, फिर उसका हो गया, लेकिन मैं पढ़ाते ही रह गया। खैर कोई नहीं। फिजिकल केमिकल चेंजेस, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन भी आते हैं फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले आते हैं भौतिक गुणों पे। भौतिक गुण क्या होते हैं? ओके। जली ना सर, जली, हाँ बेटा जली तो तुम लोगों की वजह से है बेटा ये। हाँ, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दी। जलो ना बराबरी करो। सर इन डायर नीड ऑफ बर्नॉल। ले लो बेटा मजे, एक तो तुम लोगों को पढ़ाओ और ऊपर से है ना, मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर दी है तुम्हारे लिए, और तुम लोग ठीक है कोई नहीं। फिजिकल चेंज, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज विच वी कैन ऑब्जर्व, जो हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हम देख सकते हैं, तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। ठीक है, क्लियर है। एंजल प्रिया थी क्या? था नहीं एक्चुअली, एंजल प्रिया तो नहीं थी, हाँ लड़की थी, लेकिन एंजल प्रिया तो नहीं थी एक्चुअल में। हाँ उसका भी तुमने बोला है ना, तो मतलब तुम बोलोगे कि, लेकिन इट इज़ अ कोइंसिडेंट कि उसने मतलब एक्चुअल उसका वो नेम नहीं था। ठीक है, फिर जब उसका कभी पहले पीसेस का भी एग्ज़ाम निकला था, तो आई आस्क कि भाई ये उसका कुछ तो आई थिंक श्रेया वगैरह, हाँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो इसमें प्रिया ऐसा कुछ तो नाम दिखाता है। तो बोलती नहीं, वो मैंने ना फेक लिख रखा है, क्योंकि काफ़ी फालतू के मैसेज आते थे इसलिए। तो खैर, लड़कियों को करना चाहिए, काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास। ठीक है, जो आप में से जो 4.0 बैच में काफ़ी सारे लड़के हैं, उनको कैसे मैं कंट्रोल कर लूँ। अब मैंने लिखा भी है कि भाई अगर आपने ऐसी हरकत करी तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, बट फिर भी इररिलेवेंट टाइप के मैसेजेस काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग तो नहीं, कुछ लोग, कुछ लड़के टाइप वो करते हैं। तो लड़कियों से यही है कि अपना जो डीपी है उसको आप प्राइवेट रखा करें। ठीक है, जो भी आपकी प्रोफाइल है ना। तो खैर, रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड हार्डनेस। ठीक है, तो ये सब फिजिकल चेंज में आता है। केमिकल चेंज की अगर बात करेंगे तो द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज नो एज द केमिकल प्रॉपर्टी सच एज इट्स ऑर्डर और इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए, दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ़ है, बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो गई तो चेंज हुआ, है ना, हुआ। दूध था, दूध से दही बन गया, वो भी चेंज हुआ। बट दोनों सेम तरीके के चेंजेस नहीं हैं। क्यों? एक फिजिकल है, एक केमिकल है। क्यों? क्योंकि एक में नए केमिकल बॉन्ड बने, जिसमें नए केमिकल बॉन्ड बने तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, तो वो केमिकल चेंज आएगा। जैसे कि दूध से दही बना है, तो दूध में क्या थी? शुगर थी, लैक्टोज शुगर थी। ठीक, वो दही बन गया तो उसमें लैक्टिक एसिड आ गया, यानी दूध एसिड बन गया, वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन गया, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया उसका। हुआ कि नहीं चेंज हुआ? तो हो गया। लेकिन मैंने बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट कर दिया, फेज चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ। लेकिन H2O मॉलिक्यूल बर्फ़ में भी था, पानी में भी H2O मॉलिक्यूल ही होगा, यानी कि कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ। ये यूजुअली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब मैं पानी से फिर से बर्फ़ में जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इरिवर्सिबल है, यानी कि मैं फिर से अगर मैं चाहूँ कि दही को दूध बना दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, यहाँ नए प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नए केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा तो नए केमिकल बॉन्ड बनेंगे, नए केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो नया मॉलिक्यूल आएगा और नए प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे। ठीक है, चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग, यानी कि जब गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे तो उसमें चेंजेस होंगे। और यहाँ पर केमिकल में इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नए आपके केमिकल बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे। ओके, नो इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड, बट यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर मेनली क्या होता है? फेज चेंज होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हिंदी में पहले देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता इनकी, यहाँ पर होता है। आमतौर पर प्रतिवर्ती होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, बट ये अप्रतिवर्ती होते हैं, यानी इरिवर्सिबल होता है। नए उत्पादों का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर होता है। ठीक है, एंड रासायनिक बंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पर नए बंध बनते हैं, रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर आप देखिए फिजिकल चेंज, मैंने लकड़ी को काट दिया दो हिस्सों में, तो लकड़ी को जोड़ा भी जा सकता है, फिर से एक लकड़ी बनाई जा सकती है। कोई ऐसे इसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि नए बॉन्ड बन गए इसमें ठीक है, कहीं पे भी। जैसे कि मैंने मान लो कि अगर आप देखोगे सिंपल, तो मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन बॉल्स, तो दो अलग अलग तरीके की बॉल्स को मैंने मिक्स कर दिया, क्या हुआ इसमें? कुछ
हुआ क्या, मैं फिर से अलग कर लूँगा। केमिकल चेंज में कैसे, मैंने लकड़ी को जला दिया, राख बन गई, तो क्या राख से फिर को लकड़ी बना सकता हूँ? क्या वो इरिवर्सिबल है? नहीं। अब वो रिवर्सिबल क्या वो फिर से रिवर्सिबल है? बिल्कुल नहीं। राख से यानी मैं फिर से लकड़ी नहीं बना सकता हूँ, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है। ये केला सड़ गया है, तो क्या सिर्फ इसको फिर से फ्रेश बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, विनेगर यानी कि छिरका ऐड कर दिया, ठीक है, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो क्या फिर से विनेगर बेकिंग सोडा अलग किया सकता है? नहीं। फायर वर्क हो गया। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। ये एक थोड़ा सा जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, ये थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस का। ठीक है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होती है, यहाँ पे दोनों चेंजेस होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पे दोनों चेंजेस होते हैं। वैक्स जो होती है अंडर गोज फिजिकल चेंज एज इट कैन बी यूज टू मेक अ न्यू कैंडल अगेन, बिकॉज जो वैक्स है वो मेल्ट होकर आपको पता है गिरने लगती है। क्या उससे फिर से एक हम नई बना सकते हैं कैंडल? बिल्कुल बना सकते हैं। वैक्स तो वही है, उसको फिर से वो रीअरेंज कर दो, फिर से वो कैंडल बन जाएगी। लेकिन जो ये धागा जल गया, ठीक है, जो धागा जल गया, क्या वो फिर से आ सकता है? नहीं, उसमें केमिकल चेंज हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जिस जहाँ पे लौ जल रही है, इसको फ्लेम बोलते हैं, तो फ्लेम के जो आसपास की जो वैक्स है, ठीक है, वो वेपराइज हो जाएगी। फ्लेम हीट वेपराइजेज वैक्स इनटू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो वैक्स है, ठीक है, ये जो जहाँ पे लौ जल रही है उसके आसपास की जो वैक्स है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी लौ की वजह से कि वो वेपराइज हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? ठीक है, तो इसमें दोनों चेंज हो जाएंगे, फिजिकल भी और केमिकल भी। ओके, अच्छा यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन वैसे तो आगे देख लेंगे, लेकिन जैसे आपको ये पता है कि ये जो अंदर वाला पार्ट होता है फ्लेम का, किसी भी फ्लेम का, उसको डार्क जोन बोला जाता है। आपको पता है ये जो ब्लैक होता है, एंड ये सबसे गर्म होता है कि सबसे मतलब सबसे कम गर्म होता है? क्यों, गेस करो। ये सबसे गर्म होता होगा, ये वाला पार्ट, ये सबसे कम गर्म होता होगा। ध्यान रखना, इट इज़ लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म होता है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे तो वहाँ पर गर्मी बढ़ती जाएगी। जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, जो येलो कलर का होता है। ये डार्क कलर का होता है, ठीक है, ये डार्क कलर का होता है, ल्यूमिनस जोन है ये। मॉडरेटली हॉट है ये, ठीक है, मॉडरेटली हॉट है ये। एंड ये वाला जो पार्ट है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन विच इज़ द ब्लू जोन। ओके, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फ्लेम के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं। आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट पे, फाइनल पार्ट पे आते हैं भी, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? तो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने पॉलन ग्रेन्स, याद करो पॉलन ग्रेन्स जब हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक आपका इस तरीके से फिलामेंट होता है और उस पर एंथर होता है, और एंथर में इस तरीके से येलोइश पार्ट होता है जिसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स पे जब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन मूव कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर गति कर रहे हैं, इधर उधर। तो इनको लगा गति इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, ये कोई इनको भगा रहा है क्या, इधर मार रहा है उधर मार रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? तो हाँ, इनको बिल्कुल पता चला कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन के, मान लो ये रेड वाला है पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो जब इधर गया तो इसको उसने मारा, इधर गया तो इसने इसको उधर मारा, तो इस तरीके से क्या है, इस वजह से इसका क्या हो रहा है, जिग-जैग मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो इसको मार रहे हैं इधर उधर। A random zigzag movement of particles suspended in a medium caused by collisions with fast moving fluid particles। ठीक है, तो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवरी करी थी। बड़ी सिंपल लग सकती है आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ करी थी, इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो आपको समझ में आते हैं कि इस थ्योरी का कितने इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद करना है, 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, पार्टिकल के जिगजैग मूवमेंट को बताता है। टिंडल इफेक्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। टिंडल इफेक्ट लाइट के पाथ से एसोसिएटेड है, कि लाइट का पाथ विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अभी जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये एक्चुअल में डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गर्म पानी, ठंडा पानी वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं कि गर्म पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है कोई भी चीज़, चीनी हो गई, इंक डाल दो, कुछ भी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा ठंडे पानी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में इन फ्लूइड के पार्टिकल का मूवमेंट जल्दी होगा, तेज़ होगा क्योंकि इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कम होगा, तो इसीलिए जल्दी इधर उधर मारेंगे इसको, जल्दी मूव कर रहे होंगे लिक्विड के पार्टिकल, तो वो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल उसको इधर उधर भगाएंगे जल्दी, ठीक।
विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन कितना है, गाढ़ापन कितना है। अगर जैसे शहद है, शहद में कोई चीज़ जल्दी घुलेगी नहीं, घुलेगी क्योंकि गाढ़ापन ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा से क्लोजली टाइटली पैक्ड है। तो विस्कोसिटी जो गाढ़ापन कहलाता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ब्राउनिंग मूवमेंट। यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे आज का है, जो कि 5 मिनट का टॉपिक है, और वो गैसियस लॉज है, ठीक है। गैसियस लॉज भी हम समझ लेते हैं, जो गैस के नियम हैं, जो बॉयल्स लॉ, जो चार्ल्स लॉ, ये सब होते हैं ना, उनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, चलो देखो गैस दो तरीके की होती है, आइडियल गैस, रियल गैस। जैसे स्टूडेंट दो तरीके का होता है, एक आइडियल स्टूडेंट और एक रियल स्टूडेंट। रियल स्टूडेंट का मतलब ये है कि रियलिटी ये है कि हम कोई परफेक्ट नहीं है। हम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, अगर मैं एक साल को भी कंसिडर करूँ, 365 दिन को, 365 से 365 दिन कंसिस्टेंट तरीके से 10 घंटे डेली पढ़ते रहें विद फुल प्रोडक्टिविटी, तो तुम हो गए एक आइडियल स्टूडेंट। लेकिन क्या ऐसे स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज़ नो। क्या कर सकते हैं? आंसर इज़ हाँ। लेकिन क्या करते हैं? द आंसर इज़ नो। लेकिन एक्चुअल होते क्या है स्टूडेंट? वो रियल स्टूडेंट होते हैं। मतलब रियल का मतलब है कि हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है पूरे दिन, पूरी प्रोडक्टिविटी सब कुछ नहीं चलती स्मूथ। तो वही है बस आइडियल गैस और रियल गैस, कि सारी गैस दुनिया की रियल गैस होती हैं। आइडियल गैस वो होती है जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। क्या इक्वेशन को फॉलो करे? मतलब जिसके बीच में ज़ीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब कि ज़ीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ज़ीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में। ओके, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है एकदम। अगर हम देखें तो इनका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, कोलिजन बहुत इलास्टिक होगा। कोलिजन इलास्टिक का मतलब है नो एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन। नो एनर्जी इज, यहाँ दिखेगा नहीं ना सफ़ेद में, एक सेकेंड, नो एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे लॉस होगी। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, यानी कि ये परफेक्टली कैसे हैं, ये आपके इलास्टिक नहीं हैं रियल गैस में। तो सारी गैस रियल गैस हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक कि एवरीवन इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। उसी तरीके से हर गैस रियल गैस है जब तक कि उसको ऐसी कंडीशन ना दी जाए आइडियल गैस बनने की। जैसे तुम बोलोगे कि दे दो हमको एक कमरा, एसी लगाओ, पूरा फुल पंखा, पूरे फुल सारे एकदम, एक गद्दा लगा दो, कोई दिक्कत, कोई इधर उधर की टेंशन मत दो, पूरा पैसा फंड दे दो, मैं बिल्कुल 365 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ लूँगा, ठीक है। इट इज़ लाइक कि मुझे कुछ ऐसी कंडीशन दे दो तो मैं आइडियल बन जाऊँगा। हाँ, वही है रियल गैस। हर गैस रियल गैस है जब तक कि उसको आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन क्या है? रियल गैस जब आइडियल गैस के तौर पे कब बिहेव करेगी? जब उसको हाई टेम्परेचर दे दो और लो प्रेशर दे दो। हाई टेम्परेचर दोगे भाई, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो रखना है। तुम खुद सोचो, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, गैस में सबसे कम था, लेकिन था ना, जीरो करना है तो और दूर दूर भेज दो। सबसे ज़्यादा सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में था, सबसे कम गैस में था, यानी कि उनको जितना दूर करते जाओगे उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो भाई कम होता जाएगा तो सिंपल कैसे कम होता है? सॉलिड को जब हीट किया तब लिक्विड बना था, लिक्विड को हीट किया तब गैस बना था, तो यानी कि दूर दूर जा रहे थे पार्टिकल, तो और दे दो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर कर दो, और कोई प्रेशर वगैरह उसको हटा दो, तो क्या होगा? पार्टिकल दूर दूर भाग जाएंगे, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और जो आइडियल गैस होती है वो ये इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल क्या होता है वो देखेंगे भाई, यहाँ पर केमिस्ट्री में से किलोग्राम और ग्राम नहीं चलता है, मोल्स चलते हैं, मोल, ठीक है। और R है आपका गैस नियतांक, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T है आपका तापमान, ठीक, क्लियर है। तो आइडियल गैस वो है जो बहुत दूर दूर, ऐसे समझ लो पार्टिकल हैं, बहुत दूर पार्टिकल हैं, तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा, वॉल्यूम नहीं है इनका, ठीक है, वॉल्यूम नहीं, और कोलिजन इलास्टिक है, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक। अच्छा, अगर किसी गैस के साथ इसका उल्टा कर दें, तुम खुद सोचो, इमेजिन करो, कोई गैस है उसमें टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दें तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए, वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगी, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अगर इतना इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना तो सो रहे हो तुम क्लास में, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से जब सॉलिड को हीट कर रहे थे, मान लो बर्फ़ है तो वो लिक्विड बन रही थी क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर गए थे, और हीट कर दो तो पार्टिकल और दूर दूर चले गए, गैस। अब पार्टिकल को पास लाना है तो वो गैस से लिक्विड नहीं हो जाएगी,
कैसे पार्टिकल को पास लाओगे? पार्टिकल को पास लाना है तो प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर बढ़ा के पार्टिकल दूर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम करके पार्टिकल पास आ जाएंगे, और प्रेशर बढ़ा दो तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो जाता है इस तरीके से। खैर, तो आइडियल गैस, रियल गैस तुम समझ गए। अब इसी पे बेस्ड है हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आपका गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ओके, तो बॉयल्स लॉ 1662 में दिया गया था रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। इनका ये कहना था, एक सेकेंड, पीवी ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, ठीक। तो इनका ये कहना था प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी भैया मेरे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नाम ही है इसका। टेम्परेचर को अगर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम उधर गया, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हो जाएगा। प्रेशर यानी कि जो दाब है और जो आयतन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। एग्जाम्पल, कभी तुम फ्लाइट में जाना, गए हो तुम कभी फ्लाइट में? नहीं, तुम गए हो कभी फ्लाइट में? मैं गया हूँ बेटा, ठीक है, हल्के मत लियो मेरे को। पहली बार गया था यूपीएससी के पैसों में ठीक है, 2 बार बैठा हूँ, हाँ, दो नहीं, एक सेकेंड, 2 नहीं 3 बार बैठा हूँ, हाँ 3 बार। पहली बार जो है यूपीएससी के पैसों में बैठा था, तो कि यूपीएससी पता नहीं हमेशा, या फिर जब उस टाइम था, मेरे टाइम पे था कि उन्होंने दिया था उसका फेयर, मतलब कि अगर जिससे भी आना चाहो, ठीक है, तो एक साइड का, दोनों साइड का, नॉट श्योर, उन्होंने पैसा का बोला था। मैंने कहा ये सही मौका है, ट्रेन से क्यों जाऊँगा मैं, पागल समझ रखा है। मैं अपना लेके गया झोला, ठीक है, कहाँ, फ्लाइट में, पागल थोड़ी ना मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप फ्लाइट में बैठोगे तो आप नोटिस करना, जो चिप्स का पैकेट आप लोगे, ठीक है, तो वो जो चिप्स का पैकेट है, जब आप नीचे, मान लो नीचे से ले गए, ठीक है, तो नीचे उसमें, ठीक है, हवा तो भरी रहेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा उसको दबाओगे, दब सकता है, हल्का सा एयर है उसके अंदर, नो डाउट, तो लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन जब तुम ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाओगे फ्लाइट में, तो वो एकदम डम, एकदम फूल जाएगा, उस हल्का सा भी नहीं दबेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों ऐसा हुआ? बोनेट पे बैठा दिया क्यों ऐसा हुआ होगा? यस, क्योंकि ऊपर जाने से प्रेशर हुआ कम, गैस का वॉल्यूम हुआ बढ़ गया, तो वो जो चिप्स का पैकेट है वो फूल जाएगा। नोटिस करना तुम इस चीज़ को, ठीक है। चिप्स का पैकेट अगर मान लो वहाँ ऊपर ही लिए तुम फ्लाइट में, तो एकदम फूला हुआ रहेगा, खोलना मत उसको, ठीक है, खाना नहीं। नीचे आओगे थोड़ा दबना शुरू हो जाएगा, क्यों? प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ गया, वॉल्यूम हो जाएगा कम। ये हो गया बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन। चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट करना है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तुमने, तो प्रेशर ये कांस्टेंट है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक, इसका एग्जाम्पल लेना चाहोगे? सिंपल, गर्मी आ रही है, कहीं इसके टायर फट रहा है, कहीं उसका टायर फट रहा है, मतलब यही डर लगा रहता है कि कहीं बगल से निकल जाओ, ट्रक का टायर ना फट जाए। गर्मियों में होता है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टायर फटेगा, टायर फटेगा, तुम्हारी तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें डर लगेगा, ठीक है। गे-लुसाक लॉ पे आते हैं, 1808 में दिया गया था ये। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, ठीक। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। इसका भी एग्जांपल लेना चाहोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसका एकदम से मुझे एप्लीकेशन याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लो पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, ये पिस्टन का मतलब ये, इसको मैंने दबा के रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी दबा के रखा हुआ है, या फिर चलो इसी को मैं मान लेता हूँ, ये दबा के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको किया करना हीट, ठीक है। हीट जब मैं करना शुरू करूँगा इसको, तो इसके पार्टिकल इधर उधर भागेंगे और इसमें प्रेशर लगाएंगे बहुत ज़ोर का, आसपास फटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बहुत ज़ोर का प्रेशर लगाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये गे-लुसाक लॉ था। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये ध्यान रहेगा।
तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? ठीक है, ओके, क्लियर है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ओके, क्लियर है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि T1 उधर जाएगा तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, एंड यहाँ पर वो आपका हो जाएगा। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, पहले तो बॉयल्स में कौन वो है टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम, TPV, पता है कैसे याद रखो? एक वैक्सीन होती है BCG, इसको किस में यूज़ करते हैं ज़रा बताओ? बैसिलस कलमेटिक यूरिन, बायो में पढ़ाया था अभी 3-4 लेक्चर पहले ही, बताओ ज़रा। बैसिलस कलमेटिक किसके लिए यूज़ करते हैं इसको? किसके लिए यूज़ करते हैं? तो इसको TB के लिए यूज़ करते हैं, TB के लिए, ठीक है। TPV, TPV, ये है बॉयल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ, ये है आपका गै-लुसाक्स लॉ। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें वॉल्यूम। अगर तुम्हें याद रखने में दिक्कत हो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बस, ठीक है, बाकी अगर याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। BCG TPV, ठीक है, तपोवन, ऐसे रख लो, तपोवन, जैसे ऋषिकेश में जगह है एक तपोवन, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, तो TPV तपोवन, ओके। अब सिंपल, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू nRT में, तो आप ठीक है ऐसे रख लो, तुम nR को हटा ही दो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, इसको हटा दो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको हटा दो, प्रेशर, सिंपल, ठीक है। चलो, एवोगैड्रो लॉ क्या है? ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अभी हमने क्या किया? टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दिया, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज विल कंटेन दी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो है आपका एवोगैड्रो लॉ जो 1811 में दिया गया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना कि जैसे गै-लुसाक 1808 में है, चार्ल्स 1787 में है, जो कि एक्चुअल में जो चार्ल्स है ना, इन्होंने पहले दिया था और इसी पे ही एक्सटेंशन किया था कि अगर जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी तरीके से प्रेशर का भी इन्होंने बता दिया था गै-लुसाक ने, इसी से ही डिराइव करते हुए, चार्ल्स लॉ से डिराइव करते हुए। बॉयल 1662 में आया था और एवोगैड्रो 1811 में, ठीक है। और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लेक्चर होता है ख़त्म। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, बताइए, क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये 4.0 बैच है, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए क्लासेस की, नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स, क्विजेस चाहिए, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे एक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी ओके, तो वह है मेजर गुरमीत शर्मा, अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। नैप्थलीन वो लिक्विड इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसको डिस्टिल कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। सर बड़ा क्या आने वाला? बड़ा तो बेटा आपको पता चलेगा अभी क्या आने वाला है, और आप में से काफ़ी लोग मतलब वही है कि गेस नहीं कर पाओगे कभी उसको, वो चीज़ है ना जो कभी आप गेस कर ही नहीं पाओगे। आई नो कि आपका दिमाग कहाँ तक जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा बेटा वो, ठीक है। इट वुड बी मतलब काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट। आप में से काफ़ी लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे, आप ही नहीं बल्कि जो काफ़ी लोग हैं वो भी सरप्राइज़ हो जाएंगे। चलो करो क्वेश्चन इसको जल्दी से। नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होती। चलो, तो कल क्लास होगी कि नहीं होगी? कल क्लास होगी सर, ठीक है,
कल क्लास होगी। ओके ओके। A solution is prepared by adding 4 gram of substance to 36 gram of water, mass percentage। सल्यूट ऊपर रखना है, सॉल्वेंट नीचे रखना है। सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, सॉरी नीचे सोल्यूशन रखना है ना कि सिर्फ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हो जाएगा 4/40 इंटू 100, ठीक है। तो ये 10 बार में क्या आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। करिए। सर आप ये शादी के लिए स्टेडियम बुक कीजिए बेटा। स्टेडियम बुक करने से पहले जो तुमने लिखा है ना, दिक्कत उसी की है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर एनर्जी दैन दैट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू आइस। भाई आइस को जब हम हीट करते हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तब वो पानी में बना है, तो पानी के पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ऑब्वियस ही चीज़ है। टेम्परेचर ऑफ आइस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज इट्स मेल्टिंग इज नॉट कम्प्लीट। बिल्कुल, जब तक मेल्टिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर एनर्जी। बिल्कुल बात सही है। पानी है, अब पानी को आप हीट करोगे, हीट करते जाओगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। इसमें क्या आ गई? वेपर में लेटेंट हीट आ गई, स्टीम आ गई। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भाप से ज़्यादा जलते हो आप एज़ कम्पेयर टू पानी ऑफ द सेम टेम्परेचर। भाप भी और पानी दोनों 100 डिग्री सेल्सियस के हैं, लेकिन आप भाप से ज़्यादा जलते हो कि भाप में एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट है, जिसने उसका फेस चेंज करवाया। उसमें गुप्त ऊष्मा है जिसने उसका फेस चेंज करवाया फ्रॉम लिक्विड टू गैस। टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज वेरीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर वाटर का, पानी का चेंज होगा वेपराइजेशन के दौरान। इसको भी छोड़ दो, भी किया नहीं हम लोगों ने। द कन्वर्जन ऑफ नैप्थलीन इनटू नैप्थलीन वेपर्स इज कॉल्ड एज। तो नैप्थलीन वेपर्स में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन। द एड्जॉर्बेंट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इज। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हमने देखा था, उसमें डाई के अगर जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको अलग करना है, और या फिर अलग हमें करना है ड्रग्स को फ्रॉम ब्लड। तो जब वहाँ पे जैसे हमने सिलिका जेल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये एक लैबोरेटरी टेक्निक है जहाँ पे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है उसके कंपोनेंट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। सिलिका जेल को यूज़ करते हैं यहाँ पर एज अ एड्जॉर्बेंट। Why do we prefer to have a liquid and not a gas when to be used as a fluid in a hydraulic machine? तो हाइड्रोलिक मशीन में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो ये हम लोग जब पास्कल्स लॉ में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो पास्कल्स लॉ होगा, ठीक है। कि जब हम प्रेशर लगाते हैं ना, तो ऐसा होता ये है कि लिक्विड जो होते हैं वो नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और पूरा ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलर और कंट्रास्टिंग देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रेशर अप्लाई टू देम, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रेशर को। रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है किसी लिक्विड का डिक्रीज़ करता है अगर हम क्या बढ़ा दें तो। सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज़ कर दें हम, सरफेस एरिया को अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बिल्कुल होगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होगा। विंड स्पीड इंक्रीज़ करने से भी इंक्रीज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस इन इट्स सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में किसको ड्राई आइस बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, जो डायरेक्टली सबलाइम कर जाती है। अभी सबलाइम होती है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, इट इज़ आर सॉलिड, CO2, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। किसी यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion। बताइए। कंपाउंड क्या वो सब्सटेंस होता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। केमिकली कंबाइंड होते हैं, बिल्कुल केमिकल उनमें वो बॉन्ड बना है। केमिकल ना होता तो वो मिक्सचर होता है फिर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, बिल्कुल। अब मान लो कि H हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? गैस है। जब दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया? पानी। क्या बन गया? लिक्विड। तो गैस से लिक्विड बन गया, तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो गया? क्यों? प्रॉपर्टीज चेंज हो गई कि नहीं? गैस से लिक्विड बन गई है। कंपाउंड इज अ इम्प्योर सब्सटेंस, गलत बात है, प्योर सब्सटेंस होता है वो। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही होगा सेपरेट। नॉट करेक्ट, बताओ इनमें से गलत कौन सा है?
और आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है। वैसे अभी हम लोग क्वेश्चन तो किए ले रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है। टेलीग्राम पे जाओगे आप लोग, परमार एसएससी जो टेलीग्राम है, और उस पर कल ही मतलब आज सुबह डाला है फिज़िक्स का, और कल बायो केमिस्ट्री का डाला था ग्रुप डी वाला। तो ये जो मैटर वाला टॉपिक है, इसके जितने भी वन लाइनर डले हैं सब रिवाइज़ करना, कल डाला है उसमें, ठीक है। तो सारा रिवाइज़ करना है आपको। तो द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज। यस, स्टेट फेस चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज होता है आपका। बर्निंग ऑफ कैंडल, बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। यस, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता है फिजिकल चेंज में, वो केमिकल चेंज में होता है। नॉट अ हीटोजेनस मिक्सचर, इसमें से कौन सा हीटोजेनस नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि होमोजेनस कौन सा है। हाँ, नीतीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया है, नो बिल्कुल, ही हैज़ रिज़ाइंड एज चीफ मिनिस्टर। अब देखते हैं नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। चलो, सो होमोजेनस इसमें पूछ रहा है, तो सैंडी वाटर इज़ नॉट अ होमोजेनस, ये तो हिट्रोजेनस होगा, सैंड और वाटर। शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स, अगेन नमक और चीनी को मिला दोगे तो हिट्रोजेनस ही होगा ना, अलग अलग विजिबल है भाई वो, कि देखो शुगर के अलग है, सॉल्ट का अलग है। होमोजेनस ये होगा, सल्फ़र को जब कार्बन डाइसल्फाइड मिला देते हैं कि येलो कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सल्फ़र वाटर में। अगेन ये भी आपका हीटोजेनस ही होगा, विच इज़, क्योंकि मिक्स नहीं होता है पूरी तरीके से। ओके ओके, चलो अगला देखिए, अगला क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटर इज़ नॉट करेक्ट। तो मैटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी दैन वाटर, बिल्कुल लेटेंट हीट कहलाता है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। एक सेकेंड, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, सही है आपका, गलत पूछा ना, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन ही कहलाता है, ये तो सही है आपका। एक सेकेंड, तो द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, ओ सॉरी 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 सॉरी, मिनिमम होगा यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अभी डीआरडीओ ने एक मशीन बनाई है जहाँ पर मतलब वो ह्यूमनली उसको, उसमें क्या किया सकता है, समुद्री पानी जो है उसको डीसैलिनेट किया जा सकता है, उससे सॉल्ट हटा के प्योर वाटर निकाला जा सकता है। उस मशीन का नाम बताइए जो अभी डीआरडीओ ने बनाया है, जो मैनुअली ऑपरेट करी जा सकती है। तो एक्चुअल में इट इज़ पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड। जल को धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय रेजिन संस्तर से गुजार कर, ठीक है। The method used in separating a mixture of two miscible liquid having sufficient difference, sufficient difference है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि 25 केल्विन से ज़्यादा होगा तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और अगर कम होता तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर लेते हैं। पंचतत्व क्या होते हैं, क्यों पंचतत्व में क्या आते हैं, तो पंचतत्व में आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। स्वदेश बिल्कुल सही है सभी का। सर आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या मोटिवेट करता है मुझे, बोर्डम। विच among the following method is used to separate the constituents present in a compound। अगर जो कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे अलग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, हीटिंग मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिपोजिशन फॉलोड बाय एन एक्सचेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ठीक है, ठीक है, कंपाउंड की बात हो रही है, ये सब तो मिक्सचर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके ओके, कंपाउंड कौन सा है इसमें बताओ, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन देख रहे हो सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन। आज पता है, आज जो है जब मैं गया, ठीक है, मतलब नॉर्मली मैं सुबह जाता हूँ, ठीक है, कहीं पे, तो आज मैंने एकदम ठान लिया कि आज जो है मैं अपना जो नॉर्मल मेरा जो फेस का एंगल होता है उसे ऊपर रखूँगा, उसको आकाश की तरफ, टूवर्ड्स द स्काई, बिकॉज मेरी नेक में ना काफ़ी पेन बढ़ रहा था
एंड आज सच बता रहा हूँ काफ़ी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब होता क्या है कि हमारी गर्दन नीचे ही रहती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिर मोबाइल चला रहे हो आप, ठीक है, पढ़ रहे हो आप, तो गर्दन ऐसे नीचे रहती है। इसको जैसे नॉर्मल है उससे ऊपर रखो, ठीक है, जैसे आपकी ऐसे रही थी, तो इसको जो अंडू करने के लिए आपको नॉर्मल से ऐसे रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में, ठीक है। और आई नो कि तुम्हें लगेगा कि जो आसपास लोग हैं उनको अजीब सा लगेगा, भाई मैं अंधेरे में जाता हूँ, अंधेरा कायम रहे, कौन देख रहा है अंधेरे में। तो तुम भी वैसे किसी का बुरा से को लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई जज नहीं करता है, लेकिन या तो घर में या फिर कहीं पर भी तो आप हल्का सा ना ऊपर रख सकते हो। उससे क्या होता है कि जो आपका ये नेक में प्रेशर बिल्ड हुआ है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ अ कंपाउंड, मिक्सचर है, ठीक है, कैसा होमोजेनस मिक्सचर है ये, कोलॉइड है ये, टी भी होमोजेनस मिक्सचर है, हाँ, टी में आपकी चाय पत्ती है, हाँ, उसमें चीनी भी है, थोड़ा सा नमक भी पड़ता है, भाई पता नहीं मुझे, मैं चाय तक नहीं बना पाता हूँ वैसे, तो कम शुगर होगी, ठीक है, शुगर में आपका कंपाउंड है क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो और ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसके CHO के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं शुगर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, तो किस में होता है दोनों, भौतिक भी रासायनिक, बर्निंग ऑफ कैंडल पे। ओके चलो अभी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, इसके बाकी ये आप तो लगाएंगे खुद से। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, अभी वैसे पढ़े नहीं हैं किंक का काम क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, आपसे पूछ रहा है। तो इट इंक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ द टेम्परेचर, इट प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर द मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक टुगेदर एंड मेंटेन अ फिक्स शेप, मेंटेन करते हैं, सॉलिड होगा। प्लाज्मा तो आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस है। अरबी ग्रुप डी में सवाल पूछा गया 5 फरवरी, यानी कि पिछले महीने ही, आज ही के दिन नहीं, हाँ तो 6 मार्च हो गई, यानी 1 महीने पहले क्वेश्चन पूछा गया था। देख रहे हो आप कितना अपडेटेड मटेरियल आपको मिल रहा है, क्यों। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाइल इन अ कंपाउंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अच्छा ठीक है, सही तो होगा। A mixture shows the different properties of the constituent substance while in a compound the new substance shows the same properties. अभी बताए थे कंपाउंड है वाटर, और वाटर को देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, पीछे तो देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एयर है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलके पानी बन गया, लिक्विड बन गया, फेज चेंज हो गया, प्रॉपर्टी क्या सेम रही, नहीं रही, ख़त्म 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 ख़त्म। अगर ए सही है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो ख़त्म ही है, नहीं तो फिर भी वैसे आप एग्जाम में आई वुड एडवाइस कि आप पढ़ो, तीनों पढ़ो, ठीक है। अब मिक्सचर कई बार हमें जज करने में गलती हो जाती है, मिस जज हो जाता है, मिस जजमेंट हो जाती है कभी कभी, है ना। अ मिक्सचर हैज़ अ नॉन वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर हैज़ अ नॉन, वाइल इन अ कंपाउंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज चेंजिंग। अच्छा, कंपाउंड में कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज चेंजिंग, भाई H2O चाहे तुम कहीं से ले लो H2O ही मिलेगा तुमको, चाहे तुम नाले का पानी उठा लो, चाहे तुम अपने घर के RO का पानी उठा लो, H2O ही रहेगा, मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल वो H2O ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा वो, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। विच प्रॉपर्टी मोस्ट डेफिनेटिवली डिस्टिंग्विशेज अ सस्पेंशन फ्रॉम अ कोलाइड, सस्पेंशन क्या है, वॉट इट इज़ हीट्रोजेनस मिक्सचर, है ना, तो हीट्रोजेनस मिक्सचर है वो। तो कोलाइड से कैसे अलग है, एब्सेंस ऑफ लाइट स्कैटर्स अंडर इल्यूमिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट सल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड्स, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, होमोजेनिटी ऑफ द मिक्सचर। क्या आंसर हो जाएगा, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। सस्पेंशन में सेटल हो जाते हैं, कोलाइड में नहीं सेटल होते हैं, ठीक है। मिल्क में ऐसा कुछ सेटल होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्ट डेफिनेटिवली डिस्टिंग्विश यही करता है आपका। एब्सेंस ऑफ लाइट स्कैटरिंग अंडर इल्यूमिनेशन, दोनों में लाइट स्कैटर होती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। Not used for expression of the concentration of the solution, which of the following is not used for the expressing the concentration of solution। फिर यार गर्दन दर्द बढ़ गया तुम लोगों ने, क्या पनौती नौती हो गया तुम लोग, क्यों बताते ही गर्दन दर्द क्यों बढ़ गया ये। वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, भाई वॉल्यूम बाई मास नहीं है, तो मास बाई मास होगा या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो मास बाई मास होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, या मास बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम बाई मास कभी नहीं होगा, ठीक है। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस इज डिटरमाइंड बाई, तो स्टेट कैसे डिटरमाइन होगा, किसी चीज़ का, तीनों चीज़ों से होगा कि दो चीज़ से होगा, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। तो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है भाई, ये भाई जैसे गैस है तो गैस के पार्टिकल्स सही है, तो हमने देखा था लिक्विफिकेशन करना था तो क्या करना था, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर कम करना था, प्रेशर बढ़ा देना था।
तो लिक्विफिकेशन, तो वॉल्यूम में तो कुछ नहीं हो रहा था ना, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं कर रहे थे अपन, टेम्परेचर प्रेशर में चेंज कर रहे थे, तभी तो गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा था, फेस चेंज हो रहा था। तो टेम्परेचर प्रेशर से होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। When particles of two different types of matter randomly mix due to the inherent random movement of particle, process is called as, बताइए क्या कहला जाता है? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे मैं ब्राउनियन मूवमेंट में देखा था कि इंक डाल दो पानी में तो धीरे 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 पूरा पानी नीला हो जाता है, अगर बत्ती जला दो कमरे में, परफ्यूम रूम फ्रेशन डाल दो कमरे में, पूरा धीरे धीरे कमरा महक जाता है, डिफ्यूजन। Which of the following statement best differentiates a compound from a solution? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक और विलयन के बीच सबसे अच्छा अंतर बताता है? कंपाउंड और सोल्यूशन के बीच में। कंपाउंड्स आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स while solutions are mixtures of compounds only। अच्छा, गलत बात। सोल्यूशन जो है कंपाउंड के मिक्सचर में ऐसे नहीं, दो एलिमेंट के मिक्सचर हो सकते हैं। कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बना दिए, दो एलिमेंट है, कंपाउंड तो है नहीं, कॉपर जिंक एलिमेंट है, बन गया होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन, है ना। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। कंपाउंड कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड्स व्हाइल अ सॉल्यूशन कैन नॉट। कंपाउंड को फिजिकल मेथड सेपरेट कर दोगे, अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड लगेगा भाई। कंपाउंड आर ऑलवेज लिक्विड, अच्छा। कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज अनलाइक अ सॉल्यूशन। डी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड, आरआरबी ग्रुप डी। तो ये आरआरबी जो ग्रुप डी में देख सर, हमें ग्रुप हम तो सीज आप ही सर बनने की तैयारी करें, ये तो ग्रुप डी क्या बेटे, ये जो है ना अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछता है आरबी ग्रुप डी, ठीक है, तो हल्के मत लेना। डिस्पर्सिंग मीडियम इज द कंपोनेंट इन विच इट्स फेज इज सस्पेंडेड, बिल्कुल ठीक है, डिस्पर्स फेज होता है और उसमें सस्पेंड किया जाता है, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, तो सही हो जाएगा। ये हीट्रोजीनस होता है। दिस कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हो, हीट्रोजीनस को अलग कर सकते हो, इसको नहीं। 40th करो। Which of the following correctly identifies a solution where the solute and solvent are both elements and the solution is homogeneous? दोनों एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, वाटर इज नॉट एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, नाइट्रोजन इज एलिमेंट, मिक्स्ड यस, होमोजेनियस है यस, आयरन एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन क्या ये सोल्यूशन होमोजेनियस होगा? लिंक्स विद लिंक्स, सुगर डिजॉल्व इन वाटर कंपाउंड है, आयरन लिंक्स आपका नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि सेम तरीके के एटम्स हैं और दोनों मिलके एयर में जैसे हमने देखा होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। 5 आखिरी के 5 क्वेश्चन हैं जो कर रहे हैं अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट्स अ मिक्सचर फ्रॉम अ कंपाउंड? कौन है जो मिक्सचर को कंपाउंड से अलग करता है? कंपाउंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं करता है। पानी लिक्विड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है। मिक्सचर ऑलवेज कंटेन्स एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड बोलते हैं उसको, मिक्सचर नहीं। अ कंपाउंड कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कांस्टेंट बाय फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड चाहिए। अ मिक्सचर रिटेन्स द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इन एनी होमोजेनस सीरीज, ये भैया ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का सवाल है, इसका नहीं है ये। भले यहाँ पे लिखा हुआ है होमोलॉगस, ये होमोजेनस नहीं है, वो CH2 करके नहीं, वो इंक्रीज होती है होमोलॉगस सीरीज, उससे सवाल है ये। तो उसमें क्या होता है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं, ये होगा, लेकिन वो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर क्वेश्चन है। सोल्यूशन इस कब स्टेबल होता है? आरबी ग्रुप डी देख लो एक, ठीक है, दिसंबर 2025। कब स्टेबल होता है? जब सेटल डाउन ना करे, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? सैंड, सॉल्ट, शुगर सॉल्ट, तीनों है, बता। तो इसमें क्या है? इसमें आपके बहुत शुगर भी है और सॉल्ट भी है, चीनी भी है और नमक भी है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कौन नहीं दिखाएगा इसमें? इमल्शन कोलॉइड दिखाएगा, कोलॉइड टिंडल इफेक्ट दिखाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना इसलिए दिखाता है। मिल्क भी कोलॉइड है, ठीक है, स्टार्च भी कोलॉइड है,
कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है ब्लू ब्यूटाइल वो कोलाइड नहीं है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है आपका, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं दिखाएगा। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 73 हैं, ये पूरी आंसर की है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर मैंने लगभग आपको 45 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी टोटल 73 है, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ओके। सोनिया वर्मा जी, कल मैंने बताया था इसके पीछे का रीज़न कि स्टैटिक की क्लास में यहाँ पर मैंने क्यों नहीं ली, ठीक है, क्योंकि उसमें वीडियो की एडिटिंग है, ठीक है, और वीडियो की एडिटिंग लाइव क्लास में कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे कोई यहाँ पे बीच बीच में वो सब फोक डांसेस के वीडियोस लगाने, वो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं वो, ठीक है, कि मैं पढ़ाता मैं बोल रहा हूँ और बोलने के साथ साथ वो वीडियो चल रही है, इसलिए वो कारण है। क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, आप चिंता ना करें, ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। और थाला फॉर अ रीज़न, कल 7 तारीख है ना इसलिए, और कल हम लोग 7 रन से जीते भी हैं, थाला फॉर अ रीज़न, क्रेडिट खुद चल के आएगा घर। चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू। संदीप जी को 36 में डाउट है, ओके। संदीप जी, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड गैस इज डिटरमाइंड बाई 2 चीज़ों से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल दूर दूर जाता है, तो वो सिंपल उसका फेस चेंज होगा, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड की तरफ बढ़ेगा, लिक्विड है तो गैस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स पास पास आते हैं, तो जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो हुआ था उसका उल्टा काम, सॉरी उसका उल्टा काम यहाँ पे होगा प्रेशर बढ़ाने पे, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ पास आएंगे, ठीक है। तो पास आएंगे तो उससे अगर लिक्विड है तो वो सॉलिड की तरफ बढ़ेगा, जैसे कि पानी होता है, उसको आप फ्रीज़र में डालते हो, बर्फ़ बन जाता है, क्योंकि उसमें आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया है, ठीक है। थर्टी थ्री का क्या है? जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी, नहीं भाई, इसमें ओनली ए ही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं 33 में, ठीक है, ओनली ए ही सही होगा इसमें। हाँ, कल थाला गए भी थे मैच देखने, बार बार कैमरा मैन वहीं पे दिखाया जा रहा है, वहीं पे रोहित शर्मा और उनकी वाइफ मिलने गए हैं ना, ओहो रोहित शर्मा भी पहुँच गए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएंगी, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा एंड बताइएगा कैसा क्या हुआ, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सर जी, आपको इतने बच्चों का प्यार भी तो मिलता है, बिल्कुल। थोड़ा सा 33 बी, भैया बी करेक्ट नहीं, मतलब बी का मतलब है ओनली ए करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल composition while in a compound the composition of each new substance is always fixed, ठीक है। अब लाइक मिक्सचर में पानी है, नींबू है, नमक है, ठीक है, सब कुछ है। अब लेमनेड है, थोड़ी सी चीनी भी ज़्यादा करी जा सकती है, ऐसा नहीं कि वो मिक्सचर कहलाना बंद हो जाएगा। वो थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मिक्सचर कहलाना वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड रेशियो में तुम मिलाओगे तभी वो नींबू पानी कहलाएगा, ठीक। लेकिन कंपाउंड तो फिक्स उसमें होता है कि भाई वाटर है तो H2O ही होगा, H3 हो या HO2 कभी नहीं हो जाएगा। वो मेथेन है CH4 ही रहेगा, C2H4 या CH3 नहीं हो जाएगा कभी। A mixture shows the different properties of the constituent substance while in a compound the new substance shows the same properties। कहाँ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन H2O की अलग है, ठीक है। आराम आराम से करो विशाल शर्मा, स्टैटिक जल्दी करना नहीं है, आराम आराम से जैसे ये पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम सब फास्ट ही करना है, लेकिन हाँ जितना हो जाए उसको अच्छे से रिवाइज करना है, वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि नए की ओर आप भागो, ओके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।